पिछले कुछ सालों में पूछे गए जो नरेशन के सवाल थे, मैंने उनको एनालाइज किया और उनमें से 30+ ऐसे क्वेश्चंस निकाले जो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को परेशान कर सकते थे। इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो लिट से पूछे गए हैं, इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जिसमें 2 बार हेड आए हैं, इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। तो बेसिकली अगर मैं बंडल अप करूं तो वैसे सारे सवाल हैं जिसको देखकर आपको थोड़ा बहुत डर लगता था या आपने आंसर तो मार्क कर दिया पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यही सही है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो एंड तक देखना, काफी यूजफुल रहने वाला है। और मेरा नहीं ख्याल कि जितने कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा उसके बाद नरेशन में अब कभी आप परेशान होगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे जंप करेंगे। पहला सवाल है, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज। ठीक है, जो बच्चे पहले से मेरे से पढ़ते हैं या जो मेरे पेड बैच के बच्चे, उनको पता है नरेशन बनाने का मैंने क्या तरीका बताया। मैं दोबारा रिपीट किए दे रहा हूं। नरेशन मैं हमेशा बनाता हूं वर्ब से। आप नरेशन बोलो या एक्टिव पैसिव वॉइस बोलो, मैं हमेशा बनाऊंगा वर्ब से। मैं सबसे पहले वर्ब पकड़ता हूं, 2-3 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी मैं वर्ब से ही बनाऊंगा। क्या लिखा है देखना, लिखा है आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज। ये इनडायरेक्ट स्पीच में है ऑलरेडी। आपसे पूछा गया है कि इसका डायरेक्ट क्या होगा। ठीक है, मैं कोई सुगर कोट करके और 1-2 आसान वाले सवाल पहले करा दूंगा, वो कुछ नहीं कर रहा। मैं सीधे सीधा टफ सवाल पे आ रहा हूं। जितने क्वेश्चंस लिए हैं सब टफ सवाल है। ठीक है, अब देखो इसका हमें बनाना है डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो कि जो इनडायरेक्ट हमारे सामने उसके फीचर्स किससे मैच हो रहे हैं। जैसे यहां पे सजेस्टेड लिखा हुआ है, राइट। सजेस्टेड कहां हो सकता है? या तो हमारा सवाल इंपेरेटिव रहा होगा तो ये सजेस्टेड हो सकता है, या तो हमारा सवाल लेट्स से स्टार्ट हो रहा होगा तो ये सजेस्टेड हो सकता है। ये रूल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर ये इंपेरेटिव है तो आपको पता है इंपेरेटिव में हम इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाते हैं और टू के बाद हम कोई बेस फॉर्म लगा के उसको इन्फिनिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। क्या इस सेंटेंस में ऐसा किया गया है? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इस तरफ भी क्लॉज है और इस तरफ भी क्लॉज है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस तो नहीं है। इसके अलावा क्या हो सकता है? लेट्स हो सकता है। अब जब आपको ये सवाल दिखता है ना, अगले 10 सेकंड में आपके दिमाग में ये सारी बातें आ जानी चाहिए। कैसे आएंगी? आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की। आज जो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं। लिखा है आई रिक्वेस्टेड टू माई ब्रदर वी शुड गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज। अगर हम यहां रिक्वेस्टेड करते हैं, सबसे पहले अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग जो वर्ब है उनमें अगर रिक्वेस्टेड लिखा है तो हम इसको अपने मन से सजेस्टेड नहीं कर सकते। आपने ये पढ़ा होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम सेड टू को चेंज करके कुछ और वर्ड लगा सकते हैं। पर अगर ऑलरेडी रिक्वेस्टेड है तो हम इसको क्यों चेंज करेंगे? प्लस इस सेंटेंस में कहां देखकर आपको लगा कि ये रिक्वेस्ट है? इसका मतलब इसका तो सेंस नहीं बन रहा। गलत है। आई सेड टू माई ब्रदर वी शैल गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज। ये सेंटेंस का अगर आप इनडायरेक्ट करोगे तो यहां शैल का शुड बनेगा। आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो आंसर हो सकता है, पर याद करो 2 कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, जो जो आपको ऐसा लगे ना कि मैंने कुछ नया बोल दिया, उसको नोट भी करते जाना। मुझे नहीं पता आपने कहां से पढ़ा है और आपका क्या लेवल है। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं उस अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा रहा हूं जो मैंने अपने पेड बैचेस में जो नरेशन पढ़ा है। ठीक है, मेरा थ्रेशोल्ड वो है। अब देख लो यहां पे क्या लिखा है कि आई सेड टू माई ब्रदर वी शैल गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज। शैल को आप 2 जगहों पे चेंज कर सकते हैं, मतलब 2 चीजों में चेंज कर सकते हैं। या तो आप इसको वुड बना सकते हो या तो आप इसको शुड बना सकते हो। शुड कब बनता है? जब आप सजेशन देने की बात करते हो, है ना, जब आप किसी को एडवाइस देने की बात करते हो, जब किसी को प्रपोजल देने की बात करते हो। रेस्ट सारे केसेस में ये वुड में चेंज होता है। अगर मैं बोलूं कि वी शैल गो टू हिल्स फॉर अ चेंज, कहां से ये आपको सजेशन लग रहा है? ये तो एक असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा फिर, है ना, कि हमें जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहां कहीं पे भी प्रपोज नहीं किया जा रहा, तो हम शैल को शुड में चेंज नहीं कर सकते, शैल वुड में चेंज होगा। दूसरा, अगर ये प्रपोजल नहीं है तो जब हमने इसे चेंज किया है तो ये सेट टू तो फिर टोल्ड में बदलना चाहिए था। यह सजेस्टेड में क्यों बदला है भाई? इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसको अगर हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ये असर्टिव के तरीके से बनेगा। काट दो। आई सेड टू माई ब्रदर शैल वी गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क अगर इंट्रोगेटिव में बनाएंगे फिर यहां पे दैट कैसे आएगा? यहां तो या तो इफ आना चाहिए या तो वेदर आना चाहिए। रूल फॉलो नहीं कर रहा, गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने आपको यहां पे 2 तरीके सिखाए। या तो आप डायरेक्टली लेट्स वाले को याद करके आंसर कर सकते थे, या तो दूसरा मैंने आपको बता दिया ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आंसर डी होगा। मैं हर क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा ऑप्शन एलिमिनेट करके कि मैं कैसे सोच के ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं। आपको वो सीखना है कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होगा, आंसर पे मत जाना। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। और मैं पहले बता दूं, जो भी बिगिनर बच्चे हैं आपके लिए वीडियो नहीं है, आप प्लीज स्किप कर लेना। हो सकता है कि बहुत जगह पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए क्योंकि आपने अभी शुरुआत ही करी है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो एडवांस लेवल पे है। क्वेश्चन नंबर 2,
द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ सॉरो। अगेन ये इनडायरेक्ट स्पीच में हमसे पूछा गया है डायरेक्ट, ठीक है। हम जब इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो मैं कहां नोटिस करता हूं, लिखा है द ओल्ड मैन प्रेड, इसका मतलब यहां पे जरूर ऑप्टेटिव टाइप की कोई बात की गई होगी जहां पे ये भगवान से कुछ प्रे कर रहा है। द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम, ये टू इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आया होगा, या तो फिर इंफिनिटिव ऑलरेडी ऑप्शन में होगा, दो में से एक हो सकता है, वरना बीच में हम इंफिनिटिव कैसे घुसड़ेंगे। या तो यहां पे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा है और ये इंपेरेटिव का फॉर्म आया है, या तो फिर टू पहले से था, दोनों में से कुछ एक बात है। टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ सॉरो। आई अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, कौन होगा कौन नहीं होगा। लिखा है द ओल्ड मैन सेड ओ गॉड हेल्प मी इन हिज आवर ऑफ सॉरो। ये ओ गॉड को चेंज करके इसने क्या कर दिया, प्रेड टू गॉड, ठीक है। तो द ओल्ड मैन सेड ओ गॉड को इसने चेंज कर दिया द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड, जस्टिफाइड है, हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इसने टू लगाया और टू के बाद बेस फॉर्म। जिन बच्चों को नहीं पता, जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगता है और जिस मेन वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो मेन वर्ब बेस फॉर्म में इसके आगे आ जाता है, ठीक है। किससे स्टार्ट हुआ था, हेल्प से, तो यहां पे टू हेल्प कर दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहां लिखा है टू हेल्प मी, मी फर्स्ट पर्सन है, आपको पता होगा सन रूल लगता है, राइट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो मी को चेंज किया गया, आगे हिज सॉरो ऑफ, इज आर ऑफ सॉरो। अगले पे बढ़ेंगे, द ओल्ड मैन सेड गॉड मस्ट हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ सॉरो। अच्छा, यहां पे जो लिखा है इसका मतलब ये बन रहा है कि भगवान को उसकी मदद करनी चाहिए उसके दुख की घड़ी में। फिर यहां प्रेड कैसे आ गया, यहां क्या लिखा था कि ओल्ड मैन ने भगवान को याद किया, उनसे प्रार्थना की। इस सेंटेंस को देख के कहां लग रहा है आपको कि प्रार्थना की, ये तो कंटेक्स्ट ही गलत हो जाएगा सेंटेंस का। आगे, द ओल्ड मैन सेड ओ गॉड हेल्प मी इन माई आवर ऑफ सॉरो, सेम चीज है, टू को टू लगा के हेल्प किया गया वहां पे। अगला, द ओल्ड मैन सेड ओ गॉड हेल्प हिम इन माई आवर ऑफ सॉरो। अब अगर आप ए, सी और डी ऑप्शन को देख रहे हो तो इसमें टेंस के चेंजेस बिल्कुल सही किए गए। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है प्रोनाउन के चेंजेस में, ठीक है। अब मैं एक एक करके दिखा रहा हूं प्रोनाउन का क्या लॉजिक यहां पे लगा है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट में ओल्ड मैन लिखा हुआ था, क्या मैं ओल्ड मैन के लिए ही मान सकता हूं, हाँ जी ही मान सकता हूं। तो यहां जब उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, हिम, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये चीज बिल्कुल सही बन रहा है कि द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ सॉरो। आगे आ जाइए सी नंबर पे, द ओल्ड मैन सेड ओ गॉड हेल्प मी, मी मतलब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है मैन, उसके लिए ही माना, यहां क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, ध्यान से देखते जाना। इन माई, यहां क्या हो जाएगा हिज हो जाएगा, मतलब यहां पे भी क्या बन रहा है हिम और यहां पे भी क्या बन रहा है हिज। क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाओ, ओ गॉड हेल्प हिम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। आगे, इन माई, माई क्या है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था मैन, मैन के लिए ही माना था, यहां पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा हिज। तो अगर आप ए को, सी को और डी को इनडायरेक्ट करोगे तो ये तीनों का यही बनेगा। तो क्या तीनों सही है, नहीं तीनों सही नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहां पे आप जब उसको चेंज करोगे ना, जब आप कन्वर्जन करोगे तो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा, लेकिन फिर आपको यह देखना है, आपको कॉमन सेंस का यूज करना है कि कौन सा सेंटेंस ज्यादा नेचुरल लग रहा है। और यकीन जानो ऐसे कम से कम 20 सवाल एसएससी ने पिछले 5-6 सालों में पूछे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात समझना आपके लिए कि कौन सा नेचुरल लग रहा है। चलो देखता हूं, बताता हूं मैं नेचुरल किसको बोल रहा हूं। लिखा है द ओल्ड मैन सेड ओ गॉड हेल्प मी इन हिज आवर ऑफ सॉरो, मतलब क्या है, हे भगवान उसके दुख की घड़ी में मेरी मदद कीजिए। ऐसे कौन प्रार्थना करता है भाई कि पड़ोसी को दुख हुआ, भगवान मेरी मदद कीजिए। कोई सेंस है सेंटेंस का, नेचुरल लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये चीज क्लियर है, आगे बढ़े। डी नंबर को देखना, द ओल्ड मैन सेड ओ गॉड हेल्प हिम इन माई आवर ऑफ सॉरो, हे भगवान उसकी मदद करो मेरे दुख की घड़ी में, मतलब दुख मुझ पे आया है और मेरे पड़ोसी की मदद करो। नेचुरल है, सेंस बन रहा है इसका, नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आई है मैं क्या बोल रहा हूं। आपको बहुत बार ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें दोनों का आंसर वही बनेगा अगर आप ग्रामेटिकली देखोगे तो, पर फिर आपको यह देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा नेचुरल है, कौन सा, और कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस लीव फॉर द ट्रैक टुमारो, ठीक है। हर क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट होगा, कॉपी पेन लेके बैठना। लिखा ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस लीव फॉर द ट्रैक टुमारो। जब भी कोई सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता है तो क्या क्या रूल फॉलो किए जाते हैं, एक बार मैं रूल बता देता हूं, फिर देखता हूं कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है। अगर सेड लिखा है तो हम उसे सजेस्टेड में चेंज कर देंगे या फिर प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे, रूल नंबर 1।
रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन के फॉर्म में दैट आएगा। रूल नंबर 3, जहां पे भी मेन वर्ब आया है उसके पहले आप शुड लगाओगे और वो शुड प्लस बेस फॉर्म का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात, लेट अस में से जब आप लेट हटा देते हो तो ये अस बन जाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए, लिखा ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस लीव फॉर ट्रेक टुमारो। सबसे पहले जो कट जा रहा है सिंपली उसको काट लेते हैं। टुमारो आपको पता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज होता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे सेड लिखा हुआ है जो कि पास्ट, ठीक है। इसका मतलब टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे या द अपकमिंग डे में, ठीक है। जो भी ऑप्शन में चेक कर लेना। यहां लिखा है द नेक्स्ट डे, यहां लिखा है द नेक्स्ट डे, यहां लिखा है टुमारो, नहीं हो सकता, यहां लिखा है द नेक्स्ट डे। आगे हमने क्या बोला कि जो भी मेन वर्ब होगा उसके पहले शुड लगना चाहिए। ये रहा आपका मेन वर्ब, लीव यहां का मेन वर्ब है, उसके पहले शुड लगना चाहिए। तो देखो शुड लीव लिखा हुआ, यहां टू लीव लिखा हुआ है, टू लीव नहीं बन सकता वरना सेंटेंस इंपेरेटिव बन जाएगा, ठीक है। यहां टू लीव लिखा हुआ है, नहीं बन सकता, सेंटेंस इंपेरेटिव बन जाएगा। आंसर कौन सा है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, आगे नहीं बढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको यहां से समझाना चाहता हूं, मैं क्लीन कर रहा हूं, लिखने की जगह कम है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया था क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट समझाना था, वरना लेट वाला तो आप बना ही लोगे। ध्यान से सुनो, मैंने भी क्या बोला था कि ये जो अस है ये उठ के आगे जाएगा और ये बन जाएगा सब्जेक्ट। चूंकि लेट नहीं है सेंटेंस में ना, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो यह क्या बनेगा, अस तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, वी। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था, ही। क्या लिखा हुआ था, ही। इसका मतलब हमें वी को रिप्लेस करके वहां पे ही लगाना है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि वी प्लूरल था, ही सिंगुलर है। इस सेंटेंस का इंपैक्ट समझना, रटने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम लोग कल सुबह ट्रैक पे चलते हैं। हम लोग मतलब क्या, मैं भी तो उसमें इन्वॉल्व हूं। तो क्या जब हम इसे चेंज करेंगे तो हम यहां पे ही लिख सकते हैं कि वो अकेला अकेला निकल जाएगा, नहीं भाई। उसने अपने दोस्त से कहा कि हम कल सुबह ट्रैक चलते हैं, तो इसमें वो भी इन्वॉल्व है और उसका दोस्त भी इन्वॉल्व है। आपने जब इसको वी को हटा के यहां पे सब्जेक्ट देख के ही कर दिया, इसका मतलब कोई एक बंदा निकल गया दूसरे को छोड़कर, फिर आप यहां हम लोग चलेंगे क्यों बोल रहे थे, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे ही नहीं हो सकता, यहां पे आपको उसे प्लूरल करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, दे बनेगा, ठीक है। आप देख लो यहां पे आंसर में दे बना होगा। लेकिन कंफ्यूजन यहां भी नहीं है। अब मैं जा रहा हूं कंफ्यूजन कहां है। यहां पे दे हुआ, ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन अगर सेम सेंटेंस ये लिखा होता, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर सेम सेंटेंस ये लिखा होता कि ही सेड टू मी, अब बताओ क्या होता। अब देखो, अब क्या होता, यहां पे अस को हम चेंज करते, इसे बनाते वी। वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता, यहां हम ही देखते, हमें लगता है इसे प्लूरल करना है, हम कर देते दे, जो कि सरासर गलत हो जाता, ठीक है। क्यों, जब आप कह रहे हो कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि आप जब दे लिख रहे हो तो उसका मतलब होता है वो लोग। उसने मुझसे कहा कि वो लोग ट्रैक जाएंगे अगले दिन, मैं नहीं हूं उसमें, तो फिर मुझसे क्यों कहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था। इसका मतलब यह है भाई कि जहां पे ही और मी दोनों के लिए कॉमन प्रोनाउन लगाना है, वहां पे हम दे नहीं लगा सकते। जितना कॉम्प्लिकेटेड ये साउंड कर, उतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली है नहीं, आपने आज तक समझने की कोशिश नहीं की है। मैं आपको वही समझा रहा हूं, रटना मत, सुनो मेरी बात ध्यान से। उसने मुझसे कहा कि कल सुबह वो लोग ट्रैक चले जाएंगे, फिर उसने मुझसे क्यों कहा, क्योंकि यहां तो ये लिखा हुआ था ही सेड टू मी लेटस, लेटस मतलब आओ चले, कल हम ट्रैक पे चलेंगे। उसने मुझसे भी कहा था, मैं भी जाने वाला था, लेकिन जब मैं इनडायरेक्ट कर रहा हूं तो कह रहा हूं वो लोग चले गए, ये मी तो एक्सक्लूड हो गया, विच इज नॉट अलाउड। तो इसके लिए एक रूल बना दिया, ठीक है। हालांकि वो कॉमन सेंस की बात है, पर रूल बना दिया। कॉमन प्रोनाउन, ये आपने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर हमें कभी कॉमन प्रोनाउन लगाने की जरूरत है और किसी जगह पे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन लिखा है, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस देना। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन लिखा है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस देना। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखा है तो हमेशा सेकंड पर्सन को प्रेफरेंस देना। अगर केवल थर्ड पर्सन ही लिखे हैं तब तो ऑब्वियसली थर्ड पर्सन ही आएगा। कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन सबसे बड़ा, अगर ये इन्वॉल्व है तो प्रेफरेंस इसको दो। उसके बाद सेकंड पर्सन है, अगर फर्स्ट नहीं होकर सेकंड है तो उसको आप तवज्जो दोगे, और अगर थर्ड है तो थर्ड रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था, ही भी थर्ड पर्सन था और हिज फ्रेंड भी थर्ड पर्सन था, इसलिए हमने यहां पे दे कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि यहां पे हिज फ्रेंड की जगह पे मी लिखा होता, ऐसे केस में हम यहां पे वी करते। अभी आपको रीजन समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा किसी वीडियो में कवर कर दूंगा उसको, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई है। हैविंग सेड दैट, ये मैं हमेशा अपने पेड बैचेस में बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, ऑप्शन इज द किंग। ऑप्शन चेक कर लेना,
ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे डायरेक्ट कन्वर्जन करने को एसएससी ने नहीं कहा है। एसएससी ने कहा है कि 4 ऑप्शन दिया है आपको, उनमें से जो बेस्ट है, जरूरी नहीं वो सही है, उनमें से जो बेस्ट है उसे आंसर करिए। ठीक है, तो उनमें से जो बेस्ट है हम उसे ही चुनेंगे। एब्सोल्यूट रूल आप मेरे से पूछोगे, मैंने आपको यहां पे बता दिया है। ऑप्शन में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, रूल जो था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी ऑप्शन चेक कर लेना, जो आपको सटीक लगेगा वो आंसर होगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी ऑप्शन में यहां पे दे दिया और किसी में वी दे दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ ऐसा उलूल जुलूल एरर करके बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, बट एब्सोल्यूट रूल अगर आप पूछोगे तो ये था। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। पता नहीं मैं पढ़ा तो दे रहा हूं पर कितने लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे, मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट है। लिखा यू सेड प्रिया केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर। बहुत सिंपल सवाल है। क्या लिखा? यू सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और क्या लगेगा? दैट प्रिया केप्ट, V2 है। ठीक है, जब भी हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड पे चेंजेस किए जाते हैं। क्या चेंजेस किए जाते हैं कि अगर कहीं V2 होगा तो वो हैड प्लस V3 में चेंज होता है, तो केप्ट को चेंज करेंगे हम और क्या बना देंगे? हैड केप्ट बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लोडेड। चेंज करेंगे हैड प्लस V3 में और क्या बना देंगे? हैड एक्सप्लोडेड। केप्ट क्यों लिख दिया? हैड एक्सप्लोडेड। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट जो भी बनेगा उसमें यह लिखा होगा कि प्रिया हैड केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर हैड एक्सप्लोडेड एट हर। अगर मैं आपको यही वाला सेंटेंस एरर में पूछ देता ना कि इसमें क्या एरर होगा, आप झटाक से एरर निकाल देते कि सर किसी सेंटेंस में 2 बार हैड प्लस V3 कैसे हो सकता है? एक काम पहले हुआ होगा, दूसरा काम बाद में हुआ होगा, तो एक V2 होना चाहिए, दूसरा हैड होना चाहिए। लेकिन सेम रूल जब नरेशन में आ जाता है तो कंफ्यूजन, सर ये कैसे हुआ? सर कुछ तो ऐसे खतरनाक वाला रूल मैंने पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंस में ये चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। अरे सीधी सी बात है, जो रूल टेंस पे लगेगा वो रूल नरेशन पे भी तो लगेगा। है तो ये इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश का तो एक ही रूल होगा ना, वो नरेशन में आए वो टेंस में, क्या फर्क पड़ता है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक सेंटेंस में 2 बार हैड नहीं हो सकता, वही रूल यहां पे लगता है। इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसा मत मतलब करना कि ये रूल मैंने नया पढ़ा दिया आपको, कुछ नया नहीं पढ़ा है। टेंस में आपने 20 दफा ये रूल पढ़ा है, 20 दफा इसके क्वेश्चंस किए हैं कि एक सेंटेंस में 2 बार हैड नहीं आ सकता। देखो अब रूल सुनो। किसी इनडायरेक्ट स्पीच को जब आप चेंज करते हो तो आपको इसका खासो खास ध्यान रखना है कि 2 वर्ब में हैड प्लस V3 नहीं लग जाए। खास करके सेंटेंसेस इस तरीके से डिजाइन होते हैं नरेशन के कि आप उसमें अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। तो यह दिमाग लगाना ही नहीं है। एब्सोल्यूट रूल यह है कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए 2 बार हैड प्लस V3 नहीं लगेगा, एज सिंपल एज दैट। तो सोल्यूशन क्या है? किसी एक को चेंज कर दें तो वो एक कैसे चेंज होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कैसे डिसाइड होगा कि केप्ट ही चेंज होगा, एक्सप्लोडेड नहीं होगा, या एक्सप्लोडेड ही चेंज होगा, केप्ट नहीं होगा? नहीं डिसाइड कर सकते ना कि कौन सा बदलेगा कौन सा रहेगा। तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, जैसा है वैसा का वैसा छोड़ दो। मतलब यह है इसके टेंस में कोई चेंज मत करो, क्योंकि हम दोनों को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो लिखा है उसको वैसा ही छोड़ेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? मैं रिपीट कर रहा हूं एक लाइन में, जब भी किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट करते हुए आपको यह दिख जाए कि 2 बार हैड प्लस V3 का यूज हो रहा है, उस सेंटेंस को चेंज मत करना। ठीक है, अब देखो ऑप्शन को। लिखा यू सेड दैट प्रिया हैड केप्ट, इसने केप्ट को चेंज किया, टिल हर मदर एक्सप्लोडेड। अब वही वाली बात हो गई, इसको चेंज किया भैया तो इसको क्यों नहीं किया? ये राष्ट्रपति था, इसको चेंज किया, इसको क्यों नहीं किया? नहीं हो सकता आंसर, करेंगे तो दोनों को करेंगे। शी यू सेड दैट प्रिया केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर हैड एक्सप्लोडेड। अब देखो सेकंड ऑप्शन में हैड को चेंज कर दिया, केप्ट को क्यों नहीं किया? गलत है। यू सेड दैट प्रिया केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर। ये देखो समझदार आदमी, इसने कुछ चेंज नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी, यू सेड दैट प्रिया हैड केप्ट, एक बार चेंज किया, टिल हर मदर हैड एक्सप्लोडेड। ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, 2 बार हैड प्लस V3 कैसे आ रहा है? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई है आपको? क्या दिमाग के तार थोड़े झंझना रहे हैं? अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। शी सेड इफ ओनली आई कुड रिलीव माई पास्ट। लिखा है कि उसने कहा कि काश मैं अपना जो भूतकाल है, अपनी जो पुरानी जिंदगी है, मैं फिर से जी पाता। ठीक है, जी पाती, सॉरी। लिखा है शी सेड इफ ओनली आई कुड रिलीव माई पास्ट। बहुत आराम से, बहुत प्यार से मेरी बात को सुनना। इस सेंटेंस को आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से बना सकते हो। मैं चाहता हूं पहले आप सेंटेंस का जिस्ट समझो, ये है क्या। यहां पे एक व्यक्ति एक इच्छा जाहिर कर रही है कि जो वक्त मेरा बीत चुका है, काश मैं उस वक्त को फिर से जी पाती। ठीक है, यहां पे ये जो इफ ओनली है ना, ये काश के सेंस में यूज किया गया है। इसका सेंटेंस में बस इतना इंपॉर्टेंस है कि ये रीडर को ये बता दे कि यहां पे एक इच्छा जाहिर की जा रही है कि काश ऐसा होता। उसे भी पता ऐसा नहीं होगा, वो कह रहा है काश ऐसा होता।
आ जाओ, अब में से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। लिखा शी सेड दैट शी कुड रिलीव हर पास्ट। अब देखो यहां सेड लिखा हुआ है, पास्ट है, तो जो वर्ब होगा वो भी तो पास्ट में होना चाहिए, लेकिन कुड तो ऑलरेडी पास्ट है, तो कुड का तो हमें कुड ही छोड़ना पड़ेगा, राइट? कुड का तो हमें कुड ही छोड़ना पड़ेगा, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर हमने इस सेंटेंस को पढ़ा, कहां से आपको यह सेंटेंस देखकर लग रहा है कि इसमें कोई इच्छा जाहिर की गई थी? ऐसा लग रहा है वो अपनी कैपेसिटी बता रही है कि शी सेड दैट शी कुड रिलीव, वो कर सकती है ऐसा, वो कर सकती थी ऐसा। इसका मतलब ये है ये तो आपने असर्टिव तरीके से बना दिया। फिर इफ ओनली यहां पे क्यों आया था? बस हम एंटरटेन करने के लिए? नहीं ना भाई, इफ ओनली का कुछ तो इंपॉर्टेंस था, तो ये तो नहीं बन सकता, वरना सेंटेंस हमने असर्टिव में बना दिया। आगे शी विश्ड, ये बन सकता है कि उसने एक इच्छा जताई। अब विश्ड लिखने से क्या हुआ ये बात भी समझना। विश्ड लिखने से हमने ये इफ ओनली वाला मीनिंग कन्वे कर दिया। यहां पर इफ ओनली आया ही ये बताने के लिए था कि कोई इच्छा है, तो हमने वो वाला मीनिंग यहां कन्वे कर दिया। अब क्या लिखा है? शी विश दैट शी कुड रिलीव हर पास्ट, हो सकता है। सी नंबर, शी विश्ड इफ शी कुड रिलीव हर पास्ट। हमने पढ़ा है कि अगर कंजंक्शन के फॉर्म में इफ या वेदर का इस्तेमाल कर लिया जाए तो यह सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, और इंटरोगेटिव में यह यस नो क्वेश्चन का सवाल होता है। मोटा मोटा बात यह है कि इसमें कोई सवाल पूछा जाना चाहिए, सेंटेंस में कोई क्वेश्चन होना चाहिए। यहां कहां क्वेश्चन है, कहां क्वेश्चन मार्क है? मुझे तो यहां इंपेरेटिव साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है, कहां क्वेश्चन मार्क है? नहीं है ना भाई। इसका मतलब यह है कि हम ये वाला तो नहीं बना सकते कि हमने कंजंक्शन के फॉर्म में इफ लगा दिया, गलत है। शी विश दैट इफ, फिर से वही बात है, ये इफ यहां सिर्फ विश बताने के लिए आ रहा था, हम इसे दोबारा क्यों लिखेंगे? दो दो कंजंक्शन हम क्यों यूज करेंगे? गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, शी विश दैट शी कुड रिलीव हर पास्ट। अब आप इसको टफ करने के लिए अपने दिमाग में ये बना लेना कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड था इसलिए इसमें चेंज नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है यार। नरेशन बहुत सिंपल चैप्टर, इसको सिंपल रखो। ऑप्शंस देखो, देखो कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तुरंत आंसर निकलेगा। पूरे वीडियो के एंड तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी मेरी। क्वेश्चन नंबर 6, मिसेज मेन सेड दैट शी रिग्रेटेड हैविंग सप्लाइड अस विथ एन इंफीरियर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड वॉज रेडी टू अपोलोजाइज फॉर इट। पहली परेशानी, क्वेश्चन लंबा है, स्टूडेंट्स देख के डर जाते हैं। दूसरी परेशानी, ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया, डायरेक्ट करना है और डर जाते हैं। बहुत सिंपल है, क्या करना है, जहां जहां मैं आपका ध्यान लेके जा रहा हूं, अगली बार से आप क्वेश्चन वहीं वहीं अपना ध्यान लेके जाएंगे। क्या लिखा? मिस्टर मेन सेड, सेड मतलब ये पास्ट टेंस है, तो जरूर हमारा सवाल जो रहा होगा उसका टेंस चेंज हुआ होगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यहां लिखा हुआ है रिग्रेटेड, भैया रिग्रेटेड क्या होता है? V2। अब जरा रिवर्स जाओ, V2 कब बनेगा? जब हमारा डायरेक्ट स्पीच V1 या V5 में होगा। हमने ये पढ़ा ना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, तो V2 कब बनेगा? जब V1 या V5 में हम इसे चेंज कर लेंगे, राइट? इसका मतलब ये रहा होगा जिसे चेंज करके हमने V2 बनाया। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, रिग्रेटिंग के बाद हैविंग सप्लाइड है, इसे भी हम नहीं चेंज कर सकते, ये मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा पार्टिसिपल का यहां पे एक छोटा सा फ्रेज लिखा गया, हैविंग प्लस V3, ठीक है? तो रिग्रेटेड हैविंग सप्लाइड लिखा हुआ है, तो हम जब इसको चेंज किया होगा हमने जब, तो ये क्या रहा होगा? ध्यान से सुनना, ये क्या रहा होगा? ये रहा होगा रिग्रेट या रिग्रेट्स हैविंग सप्लाइड, यही तो रहा होगा। बस मैं उल्टा सोचना सिखा रहा हूं आपको। अब मैं बार बार ये चीजें लिखूंगा नहीं, पहली बार इसलिए मैं लिख रहा हूं। विथ एन इंफीरियर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड वॉज रेडी, फिर से सोचो, यहां वॉज कब हो सकता है? वॉज है क्या? पहले ये समझो वॉज है क्या। बी है बेस फॉर्म, प्रेजेंट टेंस है इज एम आर, पास्ट टेंस है वॉज या वर। इसका मतलब ये जो वॉज या वर ये V2 है, इसका V1 V5 क्या है? इज एम आर। तो V2 कब बन सकता है? यही तो लिखा है, V2 कब बन सकता है? जब डायरेक्ट स्पीच में V1 या V5 रहा होगा। इसका मतलब वॉज या वर जो है ये इज एम आर रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब ये है भाई साहब कि वॉज या वर अगर यहां है तो जरूर हमारे डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर रहा होगा। तो बस ये दो चीजें आपको चेक करनी है कि यहां रिग्रेटेड हैविंग सप्लाइड के जगह पे रिग्रेट या रिग्रेट्स हैविंग सप्लाइड होगा, और यहां पे इज एम आर होना चाहिए। आ जाइए, लिखा है कि आई रिग्रेट, सही है। सप्लाइंग, सप्लाइंग कैसे होगा? हैविंग सप्लाइड लिखा है, हम पार्टिसिपल चेंज करेंगे, नॉन फाइनाइट चेंज करेंगे, ऐसा कोई रूल है ना? कोई रूल नहीं, गलत है। आई एम रिग्रेटिंग, एम रिग्रेटिंग का तो फिर वॉज रिग्रेटिंग बनता, गलत है। आई रिग्रेट हैविंग सप्लाइड हो सकता है। अगला, आई रिग्रेट टू सप्लाई, या इंफिनिटिव लिखा, इंफिनिटिव कहां से आ गया? गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑप्शन नंबर सी। एक बार चेक कर लो, यहां पे भी वॉज के जगह पे इज एम आर होना चाहिए, देखो है या नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगेन फिर से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन मत देखना, मतलब सॉरी आंसर मत देखना, ये देखना मैं ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर रहा हूं। आंसर तो आपको पता है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो, वहां पे ये लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द सेज सेड मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। ठीक है, एक रूल रिवाइज कराना था इसलिए मैंने ये वाला सेंटेंस उठाया है।
आपने पढ़ा होगा किसी भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। नो मैटर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरल ट्रूथ है या फैक्ट है या हैबिचुअल एक्शन है तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखाएगा। लिखा है द सेज सेड, सेज मतलब साधु होता है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, भगवान इंसान चाहता है भगवान देता है, तो ये तो फैक्ट है। जो लोग थियस्ट है उनके लिए तो ये फैक्ट है कि भगवान से हम मांगते हैं भगवान हमें देते हैं। इसका मतलब क्या है, मैन प्रपोजेस प्रेजेंट टेंस में रहेगा, गॉड डिस्पोजेस प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो जो है वही रहना चाहिए, प्रपोजेस डिस्पोजेस। प्रपोज डिस्पोज, भैया मैन सिंगुलर है V5 लगेगा, गॉड सिंगुलर है V5 लगेगा, गलत है। प्रपोज्ड डिस्पोज्ड पास्ट टेंस नहीं कर सकते, हैड प्रपोज्ड हैड डिस्पोज्ड पास्ट टेंस नहीं कर सकते। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, he said that he would be taking a leave of absence for 2 weeks as there had been a death in his family। समझना, लिखा he said that, ये said जो है ये पास्ट टेंस है, हमारा सेंटेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट में, ये बात समझ पा रहे हो ना। ये said क्या है, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। दैट ही वुड बी टेकिंग, अच्छा ये जो वुड लिखा हुआ था जरूर ये प्रेजेंट टेंस में विल रहा होगा या शैल रहा होगा, जिसको हमने इनडायरेक्ट करके वुड बनाया है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो, जरूर ये डायरेक्ट स्पीच में विल या शैल रहा होगा, जिसको हमने इनडायरेक्ट में वुड बनाया है। मैं बस उल्टा सोचने को कह रहा हूं आपको। वुड बी टेकिंग अ लेसन, अच्छा ये फॉर्म चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना ये कॉन्टिन्यूअस में है, वुड बी टेकिंग, ठीक है, ये फॉर्म चेंज नहीं होगा। अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 वीक्स एज देयर हैड बीन, अगर हमारे इनडायरेक्ट में हैड है तो सोचो हमारे डायरेक्ट में क्या रहा होगा, जो चीज एकदम से दिमाग में आ रही है वो है हैज होगा, हैव होगा या हैड होगा। और एक चीज जो मिस कर रहे हैं वो ये है कि पास्ट का भी तो कोई वर्ब हो सकता है, वॉज को भी हैड में बदलते हैं, वर्ब को भी हैड में बदलते हैं, V2 को भी हैड में बदलते हैं, तो इनमें से कुछ रहा होगा। अब हम चेक कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला है, वुड बी टेकिंग जरूर विल बी टेकिंग या शैल बी टेकिंग रहा होगा, और हैड बीन जो है वो या तो हैज बीन या तो हैव बीन या तो हैड बीन या पास्ट के कोई फॉर्म में होगा। आइए चेक करते हैं। लिखा है आई एम गोइंग, एम गोइंग कहां से हो गया, गलत है। आई वुड बी टेकिंग बिल्कुल सही है, वुड बी टेकिंग, अच्छा यार मैं लिखना भूल गया था, माफ कीजिएगा। वुड का भी तो वुड छूट सकता है ना, मॉडल पास्ट में रहा तो पास्ट में ही छूटेगा, तो वुड बी टेकिंग हो सकता है, ठीक है। अच्छा आगे जाके हैज हैव हैड या कोई पास्ट होना चाहिए जिसको हमने हैड में चेंज किया है, चेक कर लेते हैं। आई वुड बी टेकिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 वीक्स एज देयर बिन, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया, बिन तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है और वर्ब का तीसरा फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा V3, हेल्पिंग वर्ब कहां है, नहीं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। आई विल बी टेकिंग, ठीक है, विल बी टेकिंग को वुड बी टेकिंग बदला होगा। अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 वीक्स एज देयर इज अ डेथ, सोचो इज अगर रहा होगा तो फिर ये इनडायरेक्ट में जाके तो वॉज होना चाहिए था, कहां वॉज है भाई साहब, गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अभी मैंने ना पेड बैच में भी नरेशन पढ़ाया, पूरी थ्योरी पढ़ाई और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए, तो मैंने 200 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए, ठीक है, 2 अलग वीडियो बना के। आप यकीन नहीं करोगे ये 200 क्वेश्चन पढ़ाने में मुझे केवल 3 घंटे लगे। जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, मैंने इसका आधा एक्सप्लेन किया पेड बैचेस में, क्योंकि मैंने उनको थियोरी में इतनी सारी बातें समझा दी थी कि जिस बच्चे ने थियोरी के क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं उनको कभी भी ऐसे क्वेश्चन से परेशानी नहीं होगी। और फिर मुझे जो बच्चों के कॉमेंट आए, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्यों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि नरेशन कितना आसान चैप्टर है। फिर मुझे बच्चों के ये कमेंट आए कि सर आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बनाया जा सकता था। मतलब बच्चे इतने प्रिपेयर्ड हो चुके हैं अब कि उनको ये फील हो रहा है कि अगर मैं एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड भी दे रहा हूं तो वो ज्यादा टाइम, वो कह रहे हैं सर आपने तो थ्योरी में ये वाली बात बताई थी, दोबारा क्यों रिपीट कर लो। नरेशन बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। हाँ, इसके बीच बीच में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, पर अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस की है ना और ठीक ठाक जगह से थियरी पढ़ी है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। लिखा है हु इज इट, विक्रम आस्क्ड हिज यूफोरिया फेडिंग। अब देखो ऐसी चीजें जब आ जाती है ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये वाला कहां प्लेस करेंगे सर। फिर से एक वर्ड याद रखना, एलिमिनेशन। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि कहां प्लेस होगा कहां प्लेस नहीं होगा। आप ये देखो ना कौन सा डायरेक्टली आंसर नहीं हो सकता, एज सिंपल एज दैट। देखो क्या लिखा है, हु इज इट विक्रम आस्क्ड, क्या यहां पे आपको आस्क्ड दिख रहा है, इसका मतलब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच में उसका टेंस चेंज होगा बिल्कुल होगा। हम क्या जानते हैं कि इज एम आर को हम चेंज करते हैं वॉज या वर में। क्या ये बात आप समझ पाए, इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा उसमें या तो वॉज होना चाहिए या तो वर होना चाहिए। ऑप्शन पे यहां इज लिखा हुआ है, गलत है, वॉज है, इज लिखा हुआ है, गलत है, या तो आंसर बी है या तो आंसर डी है। आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है कि एज हिज यूफोरिया फेडेड,
विक्रम आस्क्स, ऊपर तो आस्क्ड लिखा हुआ था। ये वाला रूल आपने पढ़ा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, जो लिखा है मैं वही लिखना पड़ेगा। तो आस्क्ड को आस्क कैसे बना दिया, और अगर आस्क बना दिया प्रेजेंट टेंस, फिर यहां पे वाज क्यों कर रहे हो? गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? आगे बढ़ने से पहले एक और रूल का रिवीजन ध्यान से सुनना। यहां पे मुझे दिखा था हु, इट, इज, और यहां दिखा था हु, इज, इट। मैं इस पे नहीं जा रहा इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट क्या है, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो ये दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? हम मैं जो स्ट्रक्चर समझाना है आपको, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? आंसर है ये स्ट्रक्चर सही है, ये स्ट्रक्चर गलत है। एक बात का ध्यान रखना, जब आप कहीं कोई सवाल पूछते हो, मतलब जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो हमेशा उसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर आपने नोट किया हो तो इस सेंटेंस में हु इज इट लिखा हुआ था, इज यहां का वर्ब था और इट यहां का सब्जेक्ट था। जब हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो एक तो टेंस का चेंज होगा, दूसरा ये होगा कि हु इज इट को अब हम हु इट इज पढ़ेंगे, और जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये होगा इट वॉज में, जो कि हमारा आंसर था। देख लो, इट वॉज। हो सकता था कि एक ऑप्शन में बाकी सारी चीजें मैच करती और वहां पे हु वॉज इट लिखा होता। ऐसे केस में ये गलत हो जाता, क्योंकि अगर आपने पहले वर्ब लिख दिया और बाद में सब्जेक्ट लिखा तो ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, जबकि आपके लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगाया है। इसका मतलब यह है कि ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बार इससे ऑप्शन कटता है कि जब भी कभी क्वेश्चन मार्क रहे तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप रहे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आगे बढ़ेंगे। सो हेल्प मी हेवन, द मैन क्राइड, आई शैल नेवर लाई अगेन। फिर से वही वाली बात है कि सर दो सेंटेंस है, कैसे चेंज करेंगे? अरे बहुत सिंपल है, सेंटेंस का जिस समझो, मीनिंग समझो। क्या लिखा हुआ है? सो हेल्प मी हेवन, कि हे भगवान मेरी मदद करना। द मैन क्राइड, वो इंसान रोया। आई शैल नेवर लाई अगेन, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दो सेंटेंस है यहां पे। हेल्प मी हेवन किसी के लिए पुकार की जा रही है, भगवान को याद किया जा रहा है। दूसरा आई शैल नेवर लाई अगेन, ये वाला असर्टिव सेंटेंस की तरह बनेगा। एनीवेज, आपके लिए जो समझना है वो ये है कि यहां क्राइड लिखा हुआ है जो कि पास्ट टेंस में। इसका मतलब यह है कि यहां जो शैल लिखा हुआ था ये या तो वुड में चेंज होगा या तो शुड में चेंज होगा, मतलब चेंज तो होगा ही। आगे ऑप्शन एक एक करके देखेंगे और बात को समझेंगे। लिखा है द मैन क्राइज आउट, यहां क्राइज लिखा हुआ था, यहां क्राइड लिखा हुआ था। सही है क्या? नहीं ना, टेंस तो चेंज नहीं कर सकते हम रिपोर्टिंग वर्ब का। द मैन कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व दैट ही वुड नेवर लाई अगेन। उस इंसान ने, आपको मैंने भी पढ़ाया है कि कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी अदृश्य शक्ति को याद करना। नहीं पता तो नोट कर लेना, फ्रेजल वर्ब है ये वाला, ठीक है। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी अदृश्य शक्ति को याद करना। भगवान तो अदृश्य ही है, तो भगवान को याद कर रहा है कि हे भगवान मेरी मदद करना। टू विटनेस हिज रिजॉल्व, वो जो शपथ ले रहा है उसे विटनेस करने के लिए बुलाया भगवान को। दैट ही वुड नेवर लाई अगेन, कि और उसने कहा कि वो अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैंने बोला था शैल को वुड या शुड में चेंज करेंगे, यहां देखो चेंज किया हुआ है। अब ये आंसर है या नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली रूल फॉलो नहीं कर रहा। अगर डायरेक्टली रूल फॉलो करता तो देखो क्या होता, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस था जहां पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो टू हेल्प बनना चाहिए था, वो यहां नहीं बना, तो डायरेक्टली रूल फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी ऑप्शन अगर बहुत अटपटा हो तो फिर ये आंसर होगा, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग ये कन्वे कर रहा है सही से। सी नंबर देखना, द मैन रिक्वेस्टेड हेवन टू हेल्प हिम। देखो अभी जो मैं कह रहा था, ये वाला फॉर्म तो बिल्कुल सही बना यहां तक कि भगवान ने उस इंसान ने भगवान से रिक्वेस्ट की कि मेरी मदद करो। एंड सी दैट, और ये देखो, ही लाई अगेन, हे भगवान मेरी मदद करो और देखो मैं कैसे झूठ बोलता हूं। कोई सेंस है इसका? नहीं ना, गला घोट दिया सेंटेंस का। अगला, द मैन कॉल्ड हेवन एंड ऑर्डर टू हेल्प हिम टू सी टू इट दैट ही नेवर लाइज अगेन। लिखा है कि उसने भगवान को बुलाया और बुलाकर ऑर्डर किया कि सुनो, हे भगवान मेरी मदद करो। सेंस है इसका? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लासिक एसएससी का क्वेश्चन, जिसमें आपसे यह नहीं पूछा जा रहा था कि एब्सोल्यूट ग्रामर रूल कौन फॉलो कर रहा है, यह पूछा जा रहा था कि नजदीकी आंसर कौन सा होगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे एलिमिनेट किया, क्या बात समझ में आई है आपको? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द ड्राइवर आस्क्ड अ पासर बाय इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द मार्केट। ठीक है, लिखा है कि द ड्राइवर आस्क्ड। ये आस्क देख के लग रहा है ना ऐसा कि ये इंट्रोगेटिव होना चाहिए, लेकिन एकदम श्योर मत हो जाना, कभी कभी मदद मांगने को भी आस्क्ड कहा जाता है, इंपेरेटिव भी हो सकता है। आगे, द ड्राइवर आस्क्ड अ पासर बाय इफ, कंजंक्शन के फॉर्म में इफ लगा है। अब तो मैं 100% 100 बोल रहा था मैं अब तो मैं 100% श्योर हूं कि ये वाला सेंटेंस किसका है? इंटरोगेटिव का है।
राइट। इतनी चीजें मेरे दिमाग में कैलकुलेट हो जाएंगी क्वेश्चन दिखते के साथ। अच्छा, इफ या वेदर कहां लगता है? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं? जो या तो मॉडल से स्टार्ट हो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मॉडल है पर कुड। इसका मतलब हमारा सेंटेंस या तो कैन से स्टार्ट होना चाहिए या तो कुड से स्टार्ट होना चाहिए। ये बात हमें समझ में आ गई है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये बात हमें समझ में आ गई है, इसलिए क्योंकि हमने ये इंटरोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाया हुआ है। आइए, द ड्राइवर सेड टू अ पासर बाय, टेल मी द वे टू मार्केट। ये कहां कैन और कुड से स्टार्ट हो रहा है? कैसे हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। द ड्राइवर सेड टू अ पासर बाय, प्लीज विल यू टेल मी। सबसे पहले देखो यहां प्लीज अगर लिख दिया तो यहां पूछना चाहिए था आस्क्ड विथ ह्यूमिलिटी, या ऐसा कुछ वर्ड ऐड करना चाहिए था। दूसरा, अगर यहां विल चेंज करेंगे हम विल को तो वुड बनेगा ना, कुड कहां से आ गया? गलत है। द ड्राइवर सेड टू अ पासर बाय, कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट? हो सकता है। डी नंबर, द ड्राइवर सेड टू अ पासर बाय, कुड ही टेल मी द वे टू द मार्केट? फिर से ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। बड़ा मजेदार सवाल है, देखो क्या हो रहा है समझना। लिखा है द ड्राइवर सेड टू अ पासर बाय, कैन यू टेल मी। यू मतलब कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होता है? पासर बाय। पासर बाय राहगीर को कहा जाता है, ठीक है। हमें जेंडर नहीं पता, हम मान के चलेंगे ही है। कैन यू टेल मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ड्राइवर लिखा हुआ है, हमें नहीं पता ये क्या जेंडर है, हम ही मान के चलेंगे। इसका मतलब यहां पे होगा ही और यहां पर होगा हिम। तो क्या बनेगा? द ड्राइवर आस्क्ड अ पासर बाय इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द मार्केट। जो लिखा है ऊपर में वही डी पे आ जाता है। द ड्राइवर आस्क्ड अ पासर बाय इफ, ये चेंज होगा ही कुड। अच्छा, ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। हिम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आप इसे चेंज करोगे तो भी यही बनेगा। तो फिर से वही वाली बात हो गई कि ऑप्शन नंबर सी का भी इनडायरेक्ट यही बनेगा, ऑप्शन नंबर डी का भी इनडायरेक्ट यही बनेगा। अब हम ऑप्शन कैसे चूज करेंगे? ग्रामेटिकली तो दोनों आंसर है। फिर से रिपीट करूंगा, देखो कौन सा ज्यादा नेचुरल साउंड कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखना, ड्राइवर ने पासर बाय से कहा, मान लेते हैं ड्राइवर का नाम राम है, पासर बाय का नाम सुजीत है, ठीक है। तो राम ने सुजीत से कहा कि क्या कोई और, क्योंकि यहां ही लिखा हुआ है कि कुड ही, कि सुनो सुजीत, राम सुजीत को कह रहा है कि सुनो सुजीत, क्या राकेश, हिम मतलब कोई और पर्सन मतलब माधव की मदद कर सकता है मार्केट जाने में, रास्ता बता सकता है मार्केट जाने का। राम कह रहा है सुजीत से कि क्या राकेश माधव को रास्ता बता सकता है मार्केट जाने का। सेंस है कोई इस बात का? ड्राइवर अगर किसी राहगीर को रोक कर रास्ता पूछेगा तो किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछेगा क्या? वो तो अपने लिए पूछेगा ना। नेचुरल कौन सा सेंटेंस है? आप आर्ग्यू कर सकते हो उसके ऊपर कि सर ये तो ग्रामेटिकली तो इनकरेक्ट नहीं है। ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं है, तो कर लो ना आंसर डी, मिलेंगे नेगेटिव मार्क्स। क्योंकि बात यह है भैया कि नेचुरल हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर सी देखो, ड्राइवर ने पासर बाई से कहा कि क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो मार्केट जाने का। यही नेचुरल है ना कि क्या तुम मुझे बता सकते हो। हम लोग रास्ते में जरूर भैया ये एड्रेस कहां पड़ेगा, हम अपने लिए ही तो पूछ रहे हैं। ऐसा है कि आपने एड्रेस पूछा फिर गाड़ी के ऊपर खड़े होगा और पड़ोस वाले को बोल रहे सुनो रास्ता उधर है लुधियाना जाने का, कह सकते हैं ऐसे? नहीं ना। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या ये बात समझ पाए आप? क्वेश्चन नंबर 12, ओह हाउ कुड आई एवर थैंक यू सर, सेड द कन्विक्ट टू द बिशप। कन्विक्ट मतलब होता है दोषी, बिशप पुजारी को कहा जाता है। लिखा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूंगा, ये कन्विक्ट ने बिशप से कहा। क्या आपको यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख रहा है? इसका मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये कौन सा टाइप होगा? ये एक्सक्लेमेटरी टाइप होगा, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, राइट। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना बहुत बार सेंटेंस हाउ से स्टार्ट किया जाता है या व्हाट से स्टार्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, है ना, हाउ रूड आर यू। ये सारे के सारे जो हैं ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उनको उनके लिए यूज किए जाते हैं। इसमें हाउ और व्हाट देख के ये मत समझ लेना कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा और ये इंट्रोगेटिव सवाल होगा। ना 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 ना, इंट्रोगेटिव नहीं है ये एक्सक्लेमेटरी है। या साइन देख के आपको ये बात समझ जाना चाहिए था। अच्छा, अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल बहुत सिंपल है, हाउ और दैट को रिपीट मत करना। बाकी एक्सक्लेमेटरी का जो रूल है कि दैट लगेगा और जो मतलब एक्सक्लेमेटरी कोई भी वर्ड लगाओगे, एक्सक्लेम विद ग्रीफ, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, ये आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। बट जहां से ऑप्शन कटेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं कि हाउ और व्हाट को रिपीट मत कर देना। ये बस लिखने का तरीका होता है, इसका सेंटेंस में और कोई आने का सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। आ जाओ ऑप्शन नंबर ए पे। द कन्विक्ट टोल्ड द बिशप दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू थैंक हिम। लिखा है कि हाउ कुड आई एवर थैंक यू, और इनडायरेक्ट क्या बना रहा है? इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू थैंक हिम। ये सेंटेंस तो हमने असर्टिव तरीके से बना दिया। जरा पढ़ो ना एक बार ए नंबर को और मुझे बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको देख के आपको लगा कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट है।
किसी वर्ड को देख के नहीं लग सकता आपको। फिर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां दिखाने के लिए आया था, उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है ना भैया सेंटेंस में। ये तो हमने असर्टिव तरीके से बना दिया कि टोल्ड लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया और अपने मन से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लगा दिया। ये नहीं बन सकता भाई, हमें बताना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी है ये। एक्सक्लेमिंग ग्रेटफुली ये हो सकता है क्योंकि हमने इसका मीनिंग कन्वे कर दिया, एक्सक्लेमेशन यहां जस्टिफाइड है। एक्सक्लेमिंग ग्रेटफुली द कन्विक्ट सेड टू द बिशप दैट ही कुड नेवर थैंक हिम इनफ, कि वो उतना ज्यादा वो कभी भी उससे शुक्रिया अदा नहीं कर पाएगा। ए नंबर को आप इस तरीके से भी काट सकते थे, कुड नहीं लिखा, ठीक है। बी नंबर ठीक लग रहा है, पढ़ने में तो सेंस बना रहा है। आगे आ जाइए। द कन्विक्ट सेड टू द बिशप दैट ही कुड नेवर थैंक हिम इनफ, फिर से ये असर्टिव है, नहीं बन सकता। कहां से ये सेंटेंस आपको देख के लग रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? कौन सा वर्ड आपने यूज किया? नहीं किया, तो ये भी नहीं बन सकता। अगला, द कन्विक्ट एक्सक्लेम्ड ग्रेटफुली, ये हो सकता है। टू द बिशप दैट हाउ ही कुड, हाउ क्यों आएगा? अभी मैंने बोला कि हाउ और व्हाट केवल ये बताने के लिए आता है कि किस हद तक चीजें एक्सक्लेम हुई हैं। आप वहां पे हाउ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 पर आता है। शी सेड रूही स्लिप्ड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू बोर्ड द बस। अब मैं इसमें टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे मैं उनको तेजी से निकालूंगा। सेड पास्ट टेंस है, आगे टेंस के चेंजेस होने चाहिए। रूही स्लिप्ड है, V2 है, हैड प्लस V3 में चेंज होगा, हैड स्लिप्ड होना चाहिए। वॉज लिखा है, हैड बनेगा। एक ही सेंटेंस में दो बार हैड नहीं बन जाएगा? अभी समझाया ना, नहीं हो सकता। तो क्या बताया मैंने सोल्यूशन? जो लिखा है उसे लिख दो। हैड स्लिप्ड नहीं हो सकता, स्लिप्ड है, हैड स्लिप्ड नहीं हो सकता। यहां लिखा है वॉज ट्राइंग, यहां लिखा है वॉज ट्राइंग, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? फिर चलो देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। लिखा है शी सेज, हम रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं चेंज करते, ये पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में। अपने मन से प्रेजेंट थोड़ी कर देंगे। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात आपको समझ में आई है? आप देख लो ना आंसर कौन सा होगा। आंसर ये नहीं हो सकता। अगर आप ये हैड को चेंज करोगे तो फिर इसे भी चेंज करना पड़ेगा। बेहतर है दोनों में से किसी को चेंज मत करो, स्लिप्ड रहने दो, वॉज ट्राइंग रहने दो। अगला, ही सेड ओह हाउ आई वुड हैव लव्ड टू विजिट कश्मीर दिस ईयर। लिखा है कि ओह मुझे कितना मजा आता अगर मैं कश्मीर जाता इस साल। सेंटेंस पढ़ो, मीनिंग समझो। क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कश्मीर जाऊंगा इस साल? नहीं, इसका मतलब असर्टिव तो नहीं है। क्या ये सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं कश्मीर जाऊंगा इस साल? नहीं। क्या ये किसी को ऑर्डर रिक्वेस्ट कर रहा है कि सुनो कश्मीर जाओ? नहीं। क्या ये भगवान से मना रहा है कि हे भगवान काश मैं कश्मीर चला जाता? नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है। फिर एक ही सेंटेंस बचता है, एक्सक्लामेटरी है। मतलब यह है कि ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, जिसे आप डायरेक्टली पकड़ सकते थे ये देख के कि यहां पे ओह लिखा हुआ है, एक इंटरजेक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि अरे यार काश मैं इस साल कश्मीर जा पाता। ये वाला सेंस है ना। इसका मतलब यह है कि ये हाउ देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इंट्रोगेटिव है। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि ये हाउ केवल आप किस हद तक चीजें बोलना चाहते हो उसके लिए आया है। इसको रिपीट मत कर देना सेंटेंस में, इनडायरेक्ट में ये रिपीट नहीं होगा। तो सबसे पहले हाउ वाले ऑप्शन को एकदम बेदर्दी से काट दो। हाउ लिखा है, काट दे। और कहीं हाउ है, हाउ लिखा है, काट दे। नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। He said, "Oh how I would." अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी वुड लिखा हुआ है तो इसको चेंज करने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो वुड का तो वुड छूटेगा। यहां देखो वुड लिखा हुआ, यहां देखो विल लिखा हुआ, गलत। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 15। गोगोल ऑफर्ड मी टू गो टू द मार्केट इन हिज कार। बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या लिखा है कि गोगोल ने मुझे ऑफर किया, क्या ऑफर किया? कि मार्केट चलो। किससे चलो? उसके कार में चलो। गोगोल ऑफर्ड मी टू गो टू मार्केट इन हिज कार। आ जाओ, ऑप्शन नंबर ए। लिखा है कि लेट मी टेक यू टू द मार्केट गोगोल ऑफर्ड। अब आपको यह सेंटेंस देख के लग रहा होगा ऐसा कि सर इसको लेट से बना सकते हैं क्या? यहां तो मतलब सजेस्टेड होना चाहिए था, बीच में तो दैट लगा के शुड होना चाहिए था। सारी बातें सही हैं, बट फिर से वही रिपीट करूंगा, ऑप्शन इज द किंग। देख लो कौन से 3 ऑप्शन एब्सोल्युटली नहीं हो सकते, चौथा वाला आंसर होगा। क्योंकि एसएससी आपसे ये पूछ ही नहीं रही है कि इसका डायरेक्ट बताओ, एसएससी पूछ रही है कि मैंने डायरेक्ट बना दिया है, आप ये देखो इसमें से सबसे नजदीकी आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेट मी टेक यू टू द मार्केट गोगोल ऑफर्ड। यहां कार का जिक्र कहां है? क्या ऐसा हो सकता है, सोचो, कि डायरेक्ट स्पीच में कहीं कार नहीं लिखा, इनडायरेक्ट में अपने मन से हमने कार घुसेड़ दिया? इज इट पॉसिबल? नहीं, नहीं हो सकता। कैन आई टेक टू द मार्केट, कार कहां है भाई? लेट्स गो टू द मार्केट इन माई कार, ये हो सकता है ना। कैन यू कम विथ मी टू द मार्केट, कार कहां है भाई? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही साधारण सवाल था, लेकिन अगर आप इसको बनाने बैठते तो ये बहुत मुश्किल सवाल था, क्योंकि फिर आप कैन को कुड में चेंज करते। आपको यही नहीं समझ में आता सबसे पहले कि यहां लेट हुआ कैसे।
क्योंकि ऊपर तो लेट वाले रूल फॉलो ही नहीं कर रहा, सजेस्टेड प्रपोज्ड है ही नहीं, बीच में शुड लगा के बेस फॉर्म है ही नहीं। मैं कह रहा हूं ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर बन जाएगा। 16 पे आता है, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम्स। टीचर ने ऑर्डर किया स्टूडेंट को। ऑर्डर देख के सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव हो सकता है। डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट दिया, में डायरेक्ट करना है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, लग रहा है मुझे ऐसा। आगे पढ़ेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गो, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लिखा इसने, और उसके बाद जो बेस फॉर्म जिससे हमारा कमांड स्टार्ट हुआ था उसने वो लिख दिया, टू गो। अब तो मैं एकदम 100% श्योर हो गया हूं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। इसका मतलब हमारा जो सवाल है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, वो मेन वर्ब गो से स्टार्ट होना चाहिए। आ जाइए, लिखा है गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम्स द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। हो सकता है क्योंकि ये जो देयर है ये थर्ड पर्सन अनचेंज रहता है, तो यहां भी देयर लिखा हुआ था। आगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स प्लीज गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम। अगर हमने यहां प्लीज लिख दिया, फिर हमारे इनडायरेक्ट में रिक्वेस्टेड होना चाहिए था, यहां तो ऑर्डर्ड लिखा हुआ है। और ये भी है कि टीचर स्टूडेंट को रिक्वेस्ट क्यों करेंगे क्लास के अंदर जाने के लिए, वो गुस्सा होकर बोलेंगे क्लास के अंदर जाओ। सी में, द टीचर सेड स्टूडेंट्स टू गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम्स। यहां पे अगर हमने इन्फिनेटिव लगा दिया तो देखो गड़बड़ क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम एक इन्फिनेटिव लगाएंगे और फिर ये इन्फिनेटिव फिर रिपीट हो जाएगा, तो टू गो बन जाएगा, और 5 बार 2 लगा दो, चांद पे पहुंचा दो इसे। ऑप्शन नंबर डी, गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम्स द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। यू का पॉजिटिव केस है, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के लिए हम दे मान सकते हैं। पॉजिटिव केस करेंगे तो क्या बनेगा, देयर। फिर से वही वाली बात है, ए में भी देयर बन रहा है, डी में भी देयर बन रहा है, दोनों का आंसर देयर आ रहा है। तो ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है, ग्रामेटिकली भाई साहब दोनों करेक्ट है, जो लिखा है दोनों में सही लिखा है ग्रामेटिकली। पर फिर से नेचुरल कौन सा है, सोचो। गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम्स टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से टीचर ने कहा सीधा अपने क्लासरूम जाओ। ए में, गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम्स द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कि सीधा उनके क्लास जाओ, मतलब तुम 8A के स्टूडेंट हो, ऐसा करो 7D में घुस जाओ, जाओ सीधा 7D घुस जाओ। हो सकता है क्या ऐसा, ये नेचुरल है क्या? अब कहने को तो ये लॉजिक हम लगा सकते हैं कि सर हो सकता है उनको किसी और क्लासरूम जाना होगा, अगर ऐसा होता तो यहां लिखा होता, यहां नहीं लिखा ना, इसका मतलब आपसे नेचुरल स्टेटमेंट पूछ रहा है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो नेचुरल वाली बात अभी तक 3 क्वेश्चन में हमने कर लिया है, जबकि मैंने बहुत लिमिटेड सवाल उठाए। सोचो पूरा करते तो कितने क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्टर सेड दैट व्हाट ही डिड इन फिल्म्स वाज समथिंग ही हैड नेवर अटेम्प्टेड इन रियल लाइफ। एक्टर ने कहा कि जो वो फिल्मों में करता है वो उसने कभी रियल लाइफ में अटेम्प्ट नहीं किया होता है, नहीं किया था। ये इनडायरेक्ट में हमें डायरेक्ट करना है। द एक्टर सेड पास्ट है, अगर ये पास्ट है इसका मतलब जरूर डायरेक्ट में भी पास्ट रहा होगा। लिखा है दैट ही व्हाट ही डिड इन फिल्म्स, ये डिड जरूर क्या रहा होगा, डिड क्या है, V2 है, समझना। तो ये जरूर क्या रहा होगा, डू या डज रहा होगा। इन फिल्म्स वाज समथिंग, वाज क्या है, V2 है, तो जरूर ये इज मार रहा होगा। समथिंग ही हैड नेवर अटेम्प्टेड, अगर यहां पे हैड है इसका मतलब क्या रहा होगा, या तो हैज रहा होगा, या तो हैव रहा होगा, या तो हैड रहा होगा, या तो पास्ट का कोई वर्ब रहा होगा। इन सारी चीजों को चेंज करके हम हैड बनाते हैं। आओ तो जरा देखते हैं। द एक्टर सेड व्हाट ही डिड इन फिल्म्स, देखो डिड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसे चेंज करेंगे तो हैड प्लस V3 बनेगा। यहां तो डिड का डिड थोड़ा ना छोड़ सकते हैं, गलत है। व्हाट आई डू इन फिल्म्स हो सकता है, व्हाट आई एम डूइंग को चेंज करेंगे तो ये वॉज डूइंग बनेगा, ऊपर वॉज डूइंग था कि डिड था, गलत है। व्हाट ही डिड, फिर से डिड को हम जब चेंज करेंगे तो ये हैड प्लस V3 बनेगा, हैड डन होना चाहिए था, ऊपर तो डिड लिखा है, गलत है। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 18, मदर सेड व्हेन वी प्लक अ फ्लावर इट डाइज, सो वी शुड लेट इट ब्यूटिफाई द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज इट लिव्स। इनडायरेक्ट में है, लिखा है मदर सेड पास्ट है, दैट कंजंक्शन व्हेन वी प्लक, आपको पता होगा प्लक V1 होता है प्रेजेंट टेंस में, अ फ्लावर इट डाइज प्रेजेंट टेंस में, सो वी शुड लेट इट ब्यूटिफाई द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज इट लिव्स प्रेजेंट टेंस में। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर यहां सेड लिखा था उसके बावजूद 3 चीजें प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब सेंटेंस ये मानकर चल रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इनडायरेक्ट तो दे दिया, हम इससे तो डायरेक्ट पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर कोई टेंस का चेंज नहीं किया गया तो जरूर ये मानकर चल रहा होगा यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ये मानकर चल रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब जो प्रेजेंट में रहा, जो डायरेक्ट में रहा होगा वही इनडायरेक्ट में रहा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो जो डायरेक्ट में रहा होगा वही इनडायरेक्ट में रहा होगा। इसका मतलब हमारे डायरेक्ट स्पीच में भी हमें प्लक चाहिए, डाइज चाहिए, लिव्स चाहिए। आ जाओ, प्लक है, डाइज है, लिव्स है, प्लक है, डाइज है, लिव्ड है, गलत है।
प्लक है, डाइज है, लिव्स है, प्लग्ड है, गलत है। आगे बढ़ेंगे, यहां लिखा था मदर सेड, पास्ट टेंस में। ऑप्शन नंबर में मदर सेज। हम रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब कभी भी नहीं बदल सकते। यहां सेड है तो सेड ही होगा, हैड सेड है तो हैड सेड होगा, विल से है तो विल से होगा। गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कितना भी लंबा सेंटेंस हो बनेगा तो उसी तरीके से। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 पर है। शी इंक्वायर्ड इफ ऑल दोज पोटैटोज वर टू बी पील्ड फॉर डिनर। इंक्वायर्ड जो होता है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। ठीक है, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। तो मुझे इस वर्ड को देख के डाउट हुआ कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, लिखा इफ, जैसे कंजंक्शन के फॉर्म में हमने इफ देखा, मैं एकदम श्योर हो गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मतलब हमारा जो भी सवाल है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। जैसे मैं ये लिखता हूं, मेरे दिमाग में एक और चीज आता है कि पहले वर्ब होगा बाद में सब्जेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, ऑल दोज पोटैटोज, ठीक है, वर टू बी पील्ड। वर क्या है? बी का V2। इसका मतलब जरूर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए? इज या एम या आर से। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो मेरे दिमाग में दो चीज आ गई है। सबसे पहले तो वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, यहां वर लिखा हुआ था, वर V2 है, जरूर ये जब डायरेक्ट में रहा होगा तो इज एम आर में रहा होगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट में भी वर रहता, V2 रहता, तब तो ये हैड प्लस V3 में चेंज हो जाता ना, ऊपर तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये वाला फॉर्म जरूर इज एम आर में रहा होगा। आइए ऑप्शन पे, लिखा है शुड आई पील। यहां पे अगर शुड है फिर यहां पे भी शुड होना चाहिए था। वर्ब कहां से आ जाएगा? ये कौन सा रूल है? अगला, मैंने बोला वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। कहां वर्ब से स्टार्ट है? यहां तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हुआ है, ये तो फुल स्टॉप वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आर ऑल दीज पोटैटोज टू बी पील्ड, यहां पे देखना टू बी पील्ड लिखा हुआ था, इंफिनिटिव का पैसिव है। टू बी पील्ड फॉर डिनर। शी सेड आर ऑल दोज पोटैटोज पीलिंग फॉर डिनर। यहां हम जेरेंड क्यों करेंगे? इंफिनिटिव को जेरेंड में चेंज करेंगे, ऐसा कोई रूल था? नहीं। दीज बदलता है दोज में, यहां भी दोज है, यहां भी दोज है, नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 20, द कैप्टन टोल्ड द क्रू दैट द शिप हैड टू रीच लंडन दैट नाइट। ये इनडायरेक्ट स्पीच में आपको दिख रहा होगा, टोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत चांसेस है असर्टिव सेंटेंस बनेगा। आगे दैट है कंजंक्शन की फॉर्म में, अब तो डेफिनेटली असर्टिव सेंटेंस बनेगा। लिखा है हैड टू रीच, यहां हैड है तो हमारे दिमाग में क्या आया कि डायरेक्ट स्पीच में जरूर हैज रहा होगा, हैव रहा होगा, हैड रहा होगा, या फिर पास्ट का कोई वर्ब रहा होगा, है ना। लंदन दैट नाइट, दैट नाइट टू नाइट का इनडायरेक्ट फॉर्म होता है एडवर्ब जब हम चेंज करते हैं। इसका मतलब जरूर हमारे सवाल में टू नाइट होना चाहिए। पहले टू नाइट देख के ऑप्शन काट दो। यहां दैट नाइट है, नहीं हो सकता। टू नाइट है, दैट नाइट है, नहीं हो सकता। या तो आंसर बी है या तो आंसर सी। आ जाइए। अच्छा, ये भी नोट कीजिएगा कि हैड के बाद टू रीच लिखा हुआ है, ठीक है। द कैप्टन सेड टू द क्रू द शिप हैज टू रीच, हैज टू रीच को हैड टू रीच में चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लंदन टू नाइट। अगला, द कैप्टन सेड टू द क्रू द शिप हैड रीच्ड। हैड तो सही था लेकिन यहां रीच्ड लिख दिया गया है, क्या यह आंसर हो सकता है? क्या हमने V3 को चेंज करके इंफिनिटिव बनाना है, ऐसा कोई रूल है? नहीं। और आपको पता नहीं, पता है या नहीं है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कह रहा हूं कि आई हैड टू टीच और आई हैड टॉट, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब, दोनों के मीनिंग में। आई हैड टू टीच का मतलब है मुझे पढ़ाना था, मैंने नहीं पढ़ाया पर मुझे पढ़ाना था। आई हैड टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ा, राइट। आई हैड टॉट, मैं पढ़ा चुका था। ये काम है जो फैक्ट बता रहा है, ये काम है जो कंपल्शन बता रहा है। यहां बोला जा रहा था कि शिप को उसी रात लंदन पहुंचना था, ये कंपल्शन है उसका कि उसे पहुंचना था, और यहां का मीनिंग होगा पहुंच चुका। मीनिंग में बहुत अंतर हो जाएगा ना, हम सडन से गला थोड़ा घोट सकते हैं। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखो, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे, स्टूडेंट्स को कितना पसंद आएगा, पर मैं एक बात से श्योर हूं कि जो बच्चा थोड़े से एडवांस लेवल का है उसको ये इंफॉर्मेटिव और यूजफुल क्लास लगेगी ना। अगर मैं ट्रेंड देखूं अपने चैनल का तो ये वीडियो नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश करता हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट उसे रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सुपरफिशियल लेवल पे, विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे चीजें पढ़ा रहे हैं और उनको स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है। और इसमें आपकी गलती नहीं है, एसएससी ने अपना लेवल इतना गिरा लिया है कि सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ के इंग्लिश आराम से 40 प्लस आ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि क्या ही जरूरत है दिमाग लगाने की, यार बिना पढ़े तो 40 आता है। आपकी गलती नहीं है, एसएससी की गलती है। उसको लेवल का ध्यान रखना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं इसे, एसएससी को लेवल का ध्यान रखना चाहिए, वो नहीं रखती, जिसकी वजह से आपको आदत हो चुकी है सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ने की। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कैसे परसीव करोगे इस वीडियो को, मुझे नहीं पता ये वीडियो चलेगी भी कि नहीं चलेगी, पर
अगर ये वीडियो से मैं कुछ ऐड कर पा रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें इंफॉर्मेटिव है, तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर ऐसे और वीडियोस चाहिए। फिर मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एडवांस लेवल जो क्वेश्चंस होंगे नरेशन के, मैं उनको आगे भी लेकर आऊंगा, वॉइस के भी लेकर आऊंगा, एरर्स के भी लेकर आऊंगा। पर यार आपका सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप एक सीरीज स्टार्ट करते हो, बीच में छोड़ देते हो। हमें थोड़ा शौक होता है सीरीज को बीच में छोड़ने का। आप भी ये समझोगे कि यूट्यूब एल्गोरिदम से चलता है। हम लोग जब भी, जैसे मार्क्स बूस्टर सीरीज को अगर हम ले लें, या अगर हम टॉप 10 सीरीज को ही ले लें, जिस मोमेंट हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करने जाते हैं या कुछ ऐसा करने जाते हैं जो सुपरफिशियल लेवल से ऊपर हो, और मैं बहुत ब्लेटेंटली आपके सामने बोल रहा हूं, ऐसी कोई चीज जिसको एक स्टूडेंट को दिमाग लगाना पड़े जिस चीज में, वो वीडियो नहीं चलती। जब 2 या 3 वीडियोस हम देखते हैं कि नहीं चल रही, हमें वो सीरीज बंद करनी पड़ती है, क्योंकि व्यूज ही नहीं आएंगे तो यूट्यूब हमारा जो चैनल है प्रमोट थोड़ा करेगा। व्यूज नहीं आएंगे। आप देखना मेरे चैनल के 99% जो कमेंट्स हैं वो पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं। 99%। बहुत रेयरली मुझे अपने चैनल पे कोई एक नेगेटिव कमेंट दिखता है, कि आज तक मुझे दिखा ही नहीं है इतने महीनों में, इतने वीडियोस के बाद, कि फालतू पढ़ाता है। मुझे आज तक दिखा ही नहीं। आपको, आप भी स्कैन कर लेना, आपको भी नहीं दिखेगा। हाँ, शिकायतें होती है कि सर ये बंद हो गया, वो करवा दो, ये करवा दो, वो सब होता है। पर क्रिटिसाइज कोई नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा मैं क्रिटिसिज्म के खिलाफ हूं, ना मैं कोई वीडियो डिलीट, कोई कमेंट डिलीट करता हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि इतने पॉजिटिव कमेंट्स के बावजूद व्यूज नहीं मिलेंगे मुझे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ने की आदत हो गई है। आपको रट्टा मारना सिखाया जा रहा है, आपको यह सिखाया जा रहा है कि कैसे चालाकी करके बिना डेप्थ में गए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं तो एक चैनल पे तो मैं देख रहा था कि 15 मिनट में नरेशन सीखे, 15 मिनट में वॉइस सीखे। भाई साहब, मैंने अपने पेड बैचेस में ना, मुझे 4.5 घंटे के आसपास में लगे हैं केवल नरेशन समझाने में। 4.5 घंटे लगे नरेशन समझाने में। ये एक एक चीज को समझाना मुश्किल होता है। आप 15 मिनट में कैसे समझा रहे हो और स्टूडेंट को कैसे समझ में आ रहा है 15 मिनट में, ये मेरे दिमाग के परे है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर यार ढंग का लगे तो कमेंट में बता देना। और ये भी बोल दूंगा साथ साथ में कि अगर नरेशन पहले आपने पढ़ा है पर नहीं समझ में आया और ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो भी कमेंट में बता देना, मैं नरेशन चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है? इमीडिएट नहीं, पर मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है? जब भी वक्त मिलेगा, चाहिए तो बता देना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 21, the professor said to the media person, from our research we have come to conclusion that there is life on that planet। लिखा है the professor said to, past है। ठीक है? लिखा है from our research we have come। अच्छा, यहां पास्ट है, इसका मतलब आगे भी पास्ट होगा, तो क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए। हैड कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज लाइफ। इज को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? या तो वॉज बनेगा या तो वर बनेगा। क्या ये बात समझ पाए? आइए ऑप्शन चेक करते हैं। हैड होना चाहिए। यू हैव कम टू, हैव नहीं चाहिए, हैड चाहिए। यू हैव, वी हैव कम टू नहीं चाहिए, हैड है, हैड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां इज के जगह पे क्या होना चाहिए? या तो वॉज होना चाहिए या तो वर होना चाहिए। ठीक है, यहां पे वॉज है, यहां पे वॉज है। ये दोनों ऑप्शन सिमिलर लग रहा है। आई अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी में डिफरेंस क्या है। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्संस दैट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आर जो है, ये आई क्यों लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट लिखना चाह रहा था। आर जो है ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है भैया? प्रोफेसर है। प्रोफेसर तो सिंगुलर है, इसके लिए तो हम ही मानेंगे। लेकिन यहां हम जो प्रोनाउन लेके आना चाह रहे हैं वो प्लूरल में है। अगर ये प्रोनाउन प्लूरल में है तो हमें ही को चेंज करके प्लूरल में दे बनाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखा होता? फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, देयर रिसर्च। ठीक है, दे हैड कम टू द कंक्लूजन दैट देयर वाज लाइफ ऑन प्लैनेट। डी नंबर देखते हैं। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्संस दैट फ्रॉम आवर रिसर्च। सबसे पहले जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रोनाउन आता है उस पे सन रूल लगा के हम उसको चेंज करते हैं। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस आप वैसे ही काट सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता आप वैसे ही काटें। मैं चाहता हूं आप समझें यहां आवर छोड़ने से क्या नुकसान होगा, इस बात को समझना। पता है क्या नुकसान होगा? द प्रोफेसर सेड टू मीडिया पर्सन फ्रॉम आवर रिसर्च, मतलब यह है कि प्रोफेसर ने मीडिया पर्सन से कहा कि जो मैंने और आपने मिलके जो रिसर्च किया है, हमारे रिसर्च से हम ये कंक्लूजन पर आए हैं। भैया मीडिया पर्सन कब से रिसर्च करने लगे? इनका काम तो इंटरव्यू है, लेना है। इसका मतलब यही, यहां पे अगर हम आवर छोड़ देंगे ना तो इसमें प्रोफेसर के साथ साथ मीडिया पर्संस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, विच इज क्वाइट इनकरेक्ट। आप ये बात अच्छे से समझ पा रहे हैं कि मीडिया पर्संस रिसर्च नहीं करेंगे। प्रोफेसर किसकी बात कर रहे थे? शायद अपने टीम की बात कर रहे थे। इसका मतलब यहां पे आवर छोड़ने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर, द मैनेजर लॉडेड द सेल्समैन एंड सेड दैट हिज परफॉर्मेंस हैड बीन एक्सेप्शनल। लिखा है द मैनेजर लॉडेड। लॉर्ड मतलब होता है तारीफ करना, लॉर्ड मतलब होता है टू प्रेज, तारीफ करना। ठीक है, एंड सेड
दैट हिज परफॉर्मेंस हैड बीन एक्सेप्शनल। देखो हैड लिखा है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो हैज रहा होगा, या तो हैव रहा होगा, या तो हैड रहा होगा, या तो पास्ट में कोई वर्ब रहा होगा, यही हो सकता है। आइए, द मैनेजर सेड टू द सेल्समैन, ओह योर परफॉर्मेंस हैड बीन एक्सेप्शनल। ठीक है, हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, द मैनेजर सेड टू द सेल्समैन, वेल डन योर परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सेप्शनल, हो सकता है। सी में, द मैनेजर said to the salesman, well done, your performance has been exceptional. This is grammatically incorrect. Has के बाद V3 आता है, being नहीं आ सकता। The manager said to the salesman, bravo, how exceptional his performance is. यार अगर is को चेंज करेंगे तब तो was बनेगा, यहां तो had been लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब या तो आंसर A है या तो आंसर B है, देख लो दोनों में डिफरेंस क्या है। A में लिखा था द मैनेजर सेड टू द सेल्समैन, ओह योर परफॉर्मेंस हैड बीन एक्सेप्शनल। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका इंडायरेक्ट करके दिखाओ तो आप क्या लिखोगे, द मैनेजर प्रेज्ड द सेल्समैन दैट हिज परफॉर्मेंस हैड बीन एक्सेप्शनल। फिर यहां पे लॉडेड क्यों लिखा हुआ है, लॉडेड द सेल्समैन? कहां यहां इस सेंटेंस को पढ़ के आप कैसे बोलोगे कि यहां तारीफ की जा रही है उसकी? यहां साफ साफ लिखा हुआ था कि मैनेजर ने सेल्समैन की तारीफ की, उसकी पीठ थपथपाई। इस सेंटेंस से कैसे पता चला? ओह मतलब आप दुख में भी ओह बोलते, कैसे पता चलेगा? आप बी नंबर देखो, द मैनेजर सेड टू द सेल्समैन, वेल डन। ये वाले चीज को चेंज करके यहां लिखा गया लॉडेड द सेल्समैन। कह रहे सुनो आपने बहुत अच्छा काम किया, और कहा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल था। तो ये जो तारीफ वाली बात है ना, ये वेल डन का इनडायरेक्ट है, इसका मतलब ये होना जरूरी है। ए आंसर नहीं हो सकता, वरना इस वाले पार्ट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। द यंग मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम क्लियर द इंटरव्यू। द यंग मैन प्रेड टू गॉड, उसने भगवान से प्रार्थना की। देख के लग रहा है ना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, प्रार्थना करने की बात हो रही है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में माइट लगता है, और आपको दिख रहा होगा यहां कहीं पे माइट नहीं लिखा हुआ, उसके जगह पे क्या लिखा हुआ है, टू। ये किसका फीचर है कि इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगेगा और उसके बाद बेस फॉर्म आएगा। 2-3 बार आज की वीडियो में समझाया है। ये किसका फीचर है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस का फीचर है। इसका मतलब हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा? हेल्प से स्टार्ट होगा। आई, द यंग मैन सेड टू गॉड, विल यू हेल्प मी क्लियर दैट इंटरव्यू। यार अगर हमारा सवाल डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव में रहता तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम सबसे पहले एक तो आस्क्ड करते, दूसरा कंजंक्शन के फॉर्म में हम या तो इफ लेके आते या तो वेदर लेकर आते। क्या यहां पे किया गया ऐसा? नहीं, गलत है। द यंग मैन सेड टू गॉड, यू हैव टू हेल्प मी क्लियर दैट इंटरव्यू। उस इंसान ने भगवान से कहा कि आपको मदद करनी ही पड़ेगी भाई, ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसका मतलब ये प्रेड जो है ये हमने सेंटेंस अपने मन से हटा दिया, क्योंकि ये प्रे तो लग ही नहीं रहा, ये तो कंपल्शन लग रहा है। गलत है। दूसरा, हम जब इसको चेंज करते तो हैड बनना चाहिए था, ऊपर कहां हैड बना हुआ है? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, द यंग मैन सेड टू गॉड, ओ गॉड हेल्प मी क्लियर दिस इंटरव्यू। उस यंग मैन ने भगवान से कहा कि हे भगवान मेरी मदद करना ये इंटरव्यू क्लियर करने में। फिर से वही वाली बात है भाई साहब, यहां पे देखना मी लिखा हुआ था, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यंग मैन उसके लिए ही मान सकते हैं, तो यहां क्या बनेगा? हिम बनेगा। आ जाइए ऑप्शन नंबर डी पे, द यंग मैन सेड टू गॉड, ओ गॉड हेल्प हिम क्लियर दैट इंटरव्यू। हे भगवान उसकी मदद कीजिएगा वो इंटरव्यू क्लियर करने में। ठीक है, अब देखो ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में देखो कुछ गड़बड़ी है। यहां पे अगर मैं देखूं कि हिम लगा हुआ है तो ऐसे केस में हम ये सेंटेंस बहुत अननेचुरल साउंड करेगा कि हम भगवान को कह रहे हैं हे भगवान उसकी मदद करना, किसी थर्ड पर्सन की मदद करना उस इंटरव्यू को क्लियर करने में। ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैंने आज ही 3-4 बार आपको समझाया ये चीज कि नेचुरल कौन सा है वो देखना। क्या ये नेचुरल है कि हम भगवान से प्रार्थना करें हे भगवान उसका इंटरव्यू? आप बोलोगे सर उसका भाई भी तो हो सकता है, तो वो लिखना पड़ेगा। यहां पर नहीं लिखा ना, तो ये नेचुरल नहीं, क्योंकि यहां से भी हिम बन रहा था और यहां से भी हिम बन रहा था, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता था। अभी हमने फाइंड आउट कर लिया कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, माय नेबर सेड टू मी हेलो हाउ आर यू। सेड टू पास्ट में है, आगे जो भी होगा पास्ट में होगा। अब ये हेलो देख के कुछ लोग पागल हो जाएंगे कि सर इसका कैसे चेंज करें? अरे कोई जरूरत ही नहीं है ना, ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है? हाउ आर यू। अगर यहां पास्ट है तो ये भी पास्ट बनेगा, तो क्या बनेगा? या तो वॉज बनेगा या तो वर बनेगा। अच्छा, क्या ये बात समझ पा रहे हैं आपके? आर यू को जब हम चेंज करेंगे, आर यू को जब हम चेंज करेंगे तो हम यू आर समझ के चेंज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि हमारा सेंटेंस वॉज या वर्ब पे आके खत्म होना चाहिए तो मैं गलत नहीं होऊंगा। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा सेंटेंस वॉज या वर्ब पे आके खत्म होना चाहिए तो मैं गलत नहीं होऊंगा। आइए ऑप्शन पे, माय नेबर सेड हेलो एंड आस्क्ड हाउ वर आई। आज ही सिखाया ना आपको, ये वर्ब है ये सब्जेक्ट है,
ये स्ट्रक्चर है ही नहीं हमारे फुल स्टॉप वाले सेंटेंस का, ये तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, गलत है। माय नेबर सेड हेलो एंड आस्क्ड हाउ आर यू, आर कहां से होगा, वर होना चाहिए। माय नेबर सेड हेलो एंड आस्क्ड हाउ आई वाज, माय नेबर सेड हेलो एंड आस्क्ड हाउ वाज आई कैसे होगा, आई वाज होना चाहिए। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या मैं एग्जाम में इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं बना सकता था कि हमारा सेंटेंस वाज या वर पे खत्म होना चाहिए, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये आंसर होगा। कितने सेकंड लगेंगे भाई, 5 सेकंड। आपने सिर्फ प्रैक्टिस इतनी अच्छे से कर लेनी है कि ये सारी चीजें एग्जाम में दिखने लगे आपको। 25 पर आएंगे। आई आस्क्ड हिम इफ इट हैड नेवर ऑकर्ड टू हिम दैट ही वाज इन द रॉन्ग प्रोफेशन। मैंने उससे पूछा कि क्या आपको कभी ये बात ऐसा फील नहीं हुआ कि आप रॉन्ग प्रोफेशन में हो। लिखा है आई आस्क्ड हिम इफ इट हैड नेवर ऑकर्ड। ध्यान से देखना, यहां पे हैड है, इसका मतलब जरूर हमारे सेंटेंस में क्या रहा होगा, हैज या हैव या हैड या फिर पास्ट का कोई वर्ब। अच्छा, आस्क्ड लिखा हुआ था और कंजंक्शन में इफ था, इसका मतलब डेफिनेटली हमारा सवाल जो है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, इंट्रोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दैट ही वाज V2 है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में क्या रहा होगा, इज मार रहा होगा, जिसको चेंज करके हमने वाज बनाया। आइए, आई सेड टू हिम हैव इट, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि हैव इट नॉर्मल सेंटेंस असर्टिव में क्या है, इट हैव। इट के साथ हैव कब से आने लगा, इट के साथ तो हैज आता है, गलत है। हैज इट नेवर ऑकर्ड टू यू दैट ही वाज इन द रॉन्ग प्रोफेशन, भैया वाज चेंज होता है हैड बीन में। यहां हैड बीन था क्या, यहां वाज था, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, यहां पे इज मार ढूंढ रहे हैं हम, यहां तो वाज लिखा है, गलत है। डज इट, डज तो डिड में चेंज होगा, यहां हैड क्यों लिखा हुआ है, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। शी सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। लिखा है शी सजेस्टेड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड देख के मुझे सबसे पहले यह फील होता है कि सेंटेंस लेट से स्टार्ट होना चाहिए। मैं तुरंत उसका मेन वर्ब देखता हूं, अगर मुझे मेन वर्ब के पहले शुड दिख जाता है मैं एकदम श्योर हो जाता हूं कि लेट से बनना चाहिए। एनीवेज, शी सेड लेट अस डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी, हो सकता है। सेकंड में शी सेड वी कुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। पहला सवाल, कुड का शुड कैसे बना, कौन सा रूल है ये। दूसरा, ये सेंटेंस तो असर्टिव लग रहा है, इसमें कहां देख के आपको ऐसा लग रहा है कोई सजेशन दिया गया है, नहीं बन सकता। अगला, लेट देम डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी, हो सकता है। डी में शी ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका तो इंडायरेक्ट बनेगा यहां टू लगा के, टू डिस्ट्रीब्यूट, कहां टू डिस्ट्रीब्यूट है, गलत है। अब या तो आंसर ए है या तो आंसर सी है, दोनों लेट से स्टार्ट है। आइए चेक कर लेते हैं। लिखा है शी सेड लेट अस डिस्ट्रीब्यूट, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखना क्या लिखा हुआ है, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट। अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था, शी, शी के हिसाब से क्या होना चाहिए था, दे। फिर यहां वी क्यों आया, मैं आपको जवाब दे चुका हूं, अगर आप वीडियो एकदम ध्यान से सुन रहे हो आपको पता है इसका आंसर। अब देखो जो मैं बोल रहा था वो यहां लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या हुआ पता है, सुनना, सुन के मजा आ जाएगा। क्या हुआ था, यहां पर लिखा था शी सेड लेट अस डिस्ट्रीब्यूट, ये अस जो था ये फर्स्ट पर्सन था जो कि वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, ये चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था, शी, ठीक है। लेकिन यहां पे हम शी को देख के दे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, उसने कहा कि आओ चलो हम गरीबों की मदद करते हैं, उनको खाना बांटते हैं। आओ चलो वो किससे कह रही है, क्या आपने अपने आप को कभी बोला मैं अकेले हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं आओ चलो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, किसको बोल रहा हूं भाई, मेरे अंदर कोई और आत्मा बसी हुई है क्या, नहीं ना। आप जब कहते हो आओ चलो हम मिलके करते हैं तो कोई एक और बंदा तो आपके साथ होना चाहिए। एक और रूल आपने पढ़ा होगा, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो यह मान के चला जाता है कि वो मैं ही हूं जिससे ये बात कर रही है। मान लो मैं कह रहा हूं कि ये शी नाम का, शी का मैं नाम ले लेता हूं, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। मान लो मैं इसका नाम रश्मिका ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि रश्मिका ने कहा कि चलो चलो खाना बांट कर आता है। मैं अपने फादर को कह रहा हूं कि रश्मिका ने कहा कि चलो खाना बांट कर आते हैं, तो मेरे फादर का ऑटोमेटिक सवाल होगा कि तुम्हें कैसे पता। मैंने बोला मैं बता रहा हूं तो मुझे ही कहा होगा ना। इसका मतलब क्या है, अगर यहां कोई नहीं लिखा और मैं जाकर किसी और को बता रहा हूं, मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूं किसी और को, इसका मतलब जरूर उसने मुझसे कहा होगा, तभी तो मैंने सुना और आपको आकर बता रहा हूं। तो ऐसा माना जाता है कि जब यहां पे ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो शी सेड टू मी लिखा, ये लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है। अब गेम समझना, अब हुआ क्या, यहां पे हम मानकर चल रहे हैं कि शी सेड टू मी लिखा हुआ है, हमने एस को चेंज करके वी बनाया, वी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन में शी लिखा हुआ था, लेकिन हमें एक ऐसा कॉमन प्रोनाउन लगाना है जो शी के लिए भी आ जाए और मी के लिए भी आ जाए। याद करना क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था, जब भी आप कॉमन प्रोनाउन लगाते हो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस मिलता है। देखो यहां वी लिखा है कि नहीं लिखा,
बोलो बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एडवांस लेवल है पर पढ़ के आपको मजा आ जाएगा ये सब, और इसके बाद कभी भी लाइफ में गलती नहीं करोगे नरेशन में, अगर एक एक चीज आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो। मैंने क्या बोला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने अपने लिए ऑब्जेक्ट लगा लिया, शी सेड टू मी माना, शी और मी के कॉम्बिनेशन के लिए हमें एक प्रोनाउन लगाना था। जब भी फर्स्ट पर्सन वहां होता है हमेशा प्रेफरेंस फर्स्ट पर्सन को दिया जाता है, इसलिए यहां पे शी वी लिखा हुआ है। हम बना नहीं रहे, क्वेश्चन बना कर दिया था। आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं हो सकता। क्या ये बात आप समझे? क्या इसमें कहीं कोई तकलीफ है आपको? 27 पे अगर मजा आ रहा है यार और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? कम से कम लाख ऐसे बच्चे हैं जो मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है? उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ता, पर हमारा मोरल डाउन हो जाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। और देखो हम सब यहां वैलिडेशन के लिए तो काम कर रहे हैं ना। यूट्यूब उतना पैसा देता नहीं है कि यूट्यूब पे घर चल सके, तो पैसा वाला बात तो यूट्यूब पे है ही नहीं, ठीक है? बहुत कम पैसा यूट्यूब पे। फिर हम किसके लिए? फेस में दिखाता नहीं अपना, तो ऑब्वियसली मैं फेम के लिए तो काम नहीं कर रहा हूं। मैं आपके बगल में बैठा रहूंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वो मैं हूं। मैं देखता हूं आए दिन आते जाते कम्यूटेशन में अपने ऑफिस में लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं देख के मुस्कुराता रहता हूं कि जब वो कुछ सीख पाते हैं तो। कल मैं ट्रैवल कर रहा था ऑटो में, मेरे बगल वाला लड़का डिस्कस कर रहा था कि एक नया चैनल मिला है, इस पे ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं। झूठ नहीं बोल रहा, मैं स्टोरी बना नहीं रहा, ये फैक्ट है। और मैं मुस्कुरा रहा था बगल में बैठ के कि चलो ठीक है, किसी का तो भला कर पा रहा हूं। तो मुझे फेम नहीं मिल रहा, यूट्यूब पैसे नहीं दे रहा, फिर एक ही चीज है यार, वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन कैसे मिलता है? कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। जब आप एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देते हो तो मुझे पढ़ के अच्छा लगता है। हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, पर मुझे पढ़ के अच्छा लगता है कि चलो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो यूजफुल लग रहा है स्टूडेंट्स को। इससे होता क्या है कि हमें और पेट्रोल मिलता है और अच्छा काम करने का। अब सोचो अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो फिर मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट दो चार वीडियो के बाद मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे वॉइस के क्वेश्चन निकालूंगा जो आपको परेशान कर रहे हैं। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो शायद यूजफुल नहीं लग रहा, या शायद ऐसा हो रहा है कि ये रिलेवेंट नहीं लग रहा स्टूडेंट्स को, फिर मैं आगे मेहनत करूंगा ही। समझ पा रहे हो? फिर मैं कहीं और दिमाग लगाऊंगा, कुछ और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो जब आप किसी वीडियो को सपोर्ट करते हो ना, लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब कर देते हो, कमेंट कर लेते हो, शेयर कर देते हो, चैनल ग्रो होने लगता है, तो ये मैसेज जो बना रहा है उसके पास ये जाता है कि आपके काम को वैलिडेशन मिल रहा है और आपको ये काम कंटिन्यू करना है, ठीक है? तो प्लीज ऐसा कर देना, रिक्वेस्ट है सबसे। 27 नंबर, प्लीज वेट फॉर मी एट द कॉफी शॉप इन केस आई एम लेट, सेड रीमा टू हर फ्रेंड। प्लीज दिख रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये जरूर रिक्वेस्ट वाले मोड में है। अच्छा, अगर ये रिक्वेस्ट वाले मोड में है तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट? इंपेरेटिव सेंटेंस का इंडाइरेक्ट कैसे बनता है? हम टू लगाते हैं और टू के बाद बेस फॉर्म लगाते हैं। तो यहां का बेस फॉर्म क्या था? वेट। तो जरूर यहां पे कहीं पे टू वेट होना चाहिए। दूसरा, चूंकि पास्ट टेंस में जा रही है चीजें, यहां सेड लिखा हुआ है, तो आई एम लेट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। एम किस में बदलेगा? या तो वॉज में बदलेगा या तो वर में बदलेगा। आओ देख लेते हैं। रीमा टोल्ड टू हर, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, ट्रांजिटिव वर्ब है। बी में, रीमा टोल्ड हर फ्रेंड वेट, वेट नहीं, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ने के लिए हमें कोई कंजंक्शन तो चाहिए। दैट लगा दो, टू लगा दो, इफ लगा दो, वेदर लगा दो, सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से जो लगाना लगाओ, पर कुछ तो लगाना पड़ेगा, या तो कुछ नहीं लगा। गलत है। रीमा टोल्ड हर फ्रेंड टू वेट, देखो सही है यहां पे, एट फॉर हर एट द कॉफी शॉप इन केस आई एम लेट। अभी मैंने बोला कि एम बदलेगा वॉज या वर में, गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28। नीता सेड लेट मी सी हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्स इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, लिखा है कि नीता ने कहा है कि मुझे देखना है कि प्रज्ञा कैसे परफॉर्म करती है अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में। फिर से यहां पे लेट वाला सेंटेंस है। अब लेट वाले सेंटेंस को आपने दो तरीके से पढ़ा होगा, एक होता है टू के बाद लेट लगा दो, जैसे लेट मी गो का बन जाता है टू लेट मी गो, ठीक है, टू लेट हिम या हर जो भी है प्रोनाउन का वो बन जाता है। दूसरा जो मैंने अपने पेड बैचेस से पढ़ाया था कि शुड बी अलाउड भी बनता है कभी कभी, ही शुड बी अलाउड टू गो, ऐसे वाले फॉर्म में भी बनता है। आप अगर ऑप्शन स्कैन करो देखना कहीं पे टू लेट नहीं लिखा, कहीं पे शुड बी अलाउड नहीं लिखा। इसका मतलब फिर से आपसे एग्जामिनर ये कराना चाहता है कि जो रूल आपने पढ़ा है वो यहां नहीं लगेगा। मैंने 4 बना के दे दिया है, देखो इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट और सबसे नजदीक है, एग्जैक्ट हो उससे उसे मतलब नहीं है। आओ कर लेते हैं। लिखा नीता सेड, सेड पास्ट है। लेट मी सी हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्स, अगर पास्ट है तो जो परफॉर्म्स यहां पे लिखा है उसका परफॉर्म्ड होना चाहिए। आइए ऑप्शन पे, नीता सेड दैट शी वांटेड टू सी हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्ड, सही है। नीता सेड आई वुड, नीता सेड, अच्छा सेड के बाद यहां कोई कंजंक्शन भी तो आएगा जो जोड़ेगा, जैसे यहां पे दैट आया था, यहां लिखा है नीता सेड आई वुड, हमने नया सेंटेंस कनेक्ट कर दिया बिना कंजंक्शन लगाए, अपनी इंग्लिश बना रहे हैं हम, गलत है। नीता वांट्स टू सी,
वॉन्ट्स कहां से आ जाएगा, ऊपर तो सेट लिखा हुआ था, गलत है। नीता वांटेड टू सी हाउ प्रज्ञा वुड परफॉर्म, वुड कहां से आएगा, परफॉर्म्स का तो परफॉर्म्ड बनना चाहिए, अभी हमने सीखा है, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर से हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाया है। 29, द डॉक्टर एडवाइज्ड जया टू पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आईज 4 टाइम्स अ डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ठीक है, लिखा है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड दिख रहा है आपको, पास्ट टेंस में है, टू दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब था जिसको इसने चेंज किया और आगे रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये टू कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगर टू कंजंक्शन का काम कर रहा है इसका मतलब ये सेंटेंस इंपेरेटिव में होना चाहिए, तो यहां का मेन वर्ब किससे स्टार्ट होगा, पुट से स्टार्ट होगा। इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई है। आई ऑप्शन नंबर द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड, एडवाइज्ड को हैड एडवाइज्ड कैसे करेंगे, बार बार बोल रहा हूं रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता। अगला, द डॉक्टर एडवाइज्ड जया फ्रॉम टुमारो पुट, देखो मेन वर्ब है ना यहां पे, पुट द आई ड्रॉप्स इनटू योर आईज 4 टाइम्स अ डे, हो सकता है ये आंसर। आगे बढ़ेंगे, द डॉक्टर एडवाइसेस जया, एडवाइज्ड का एडवाइसेस कैसे बनेगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता। द डॉक्टर एडवाइज्ड जया फ्रॉम टुमारो पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आईज 4 टाइम्स अ डे। देखना यहां पे लिखा था ऑप्शन नंबर बी और डी में क्या डिफरेंस है, द डॉक्टर एडवाइस जया दोनों में है, फ्रॉम टुमारो पुट द आई ड्रॉप्स इनटू यहां तक सेम है, इसमें लिखा है योर आइज, इसमें लिखा है हर आइज। योर यू से बनकर आया, जो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था, जया। ठीक है, जया एक लड़की का नाम है, हम इनके लिए शी मान सकते हैं। ठीक है, हम जब इसे चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। देखो यहां पे हर लिखा हुआ था, हर लिखा हुआ था। डी नंबर पे आओ, फ्रॉम टुमारो पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आइज, हर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, यहां पे भी हर लिखा हुआ था। इसका मतलब यह है भाई साहब कि बी और डी दोनों आंसर है। फिर से वही वाली चीज हो गई कि दोनों के दोनों आंसर है, बी भी आंसर है, डी भी आंसर है। कौन सा नेचुरल है, आओ देखते हैं। डॉक्टर जया को एडवाइस कर रहा है कि कल से ये जो आई ड्रॉप है ये अपनी आंखों में डालना या उनकी आंखों में डालना। अगेन वो लॉजिक हो सकता है कि सर ये तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल सकते हैं, पर वहां पे लिखा होना चाहिए, यहां तो नहीं लिखा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा नेचुरल कौन सा है कि अपनी आंखों में डालने को डॉक्टर उसे रिकमेंड कर रहा है। अगला, शी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट शी हैड एक्टेड वेरी फूलिशली, उसने रिग्रेट के साथ एक्सक्लेम किया कि वो बहुत फूलिशली एक्ट करती है। शी हैड एक्टेड वेरी फूलिशली, उसने बहुत फूलिशली जो है वो एक्ट किया। अच्छा यहां पे देखना, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट लिखा हुआ है, अफसोस के साथ एक्सक्लेम किया, इसका मतलब हमारे सेंटेंस में ये वाला मार्क होना चाहिए कहीं ना कहीं, ये बात तो हम समझ गए। दूसरा, यहां लिखा हुआ है हैड, तो जरूर क्या रहा होगा, हैज रहा होगा, हैव रहा होगा, हैड रहा होगा या पास्ट रहा होगा, इनमें से कुछ एक रहा होगा। आ जाइए, ओ आई रिग्रेट हैविंग एक्टेड फूलिशली, हैविंग एक्टेड कैसे हो जाएगा, यहां पे हमें हैविंग प्लस V3 नहीं यूज करना था। अगर ये यूज होगा हैविंग प्लस V3 जो कि नॉन फाइनाइट है, फिर ऊपर भी होना चाहिए और ये रिग्रेट रिग्रेटेड होना चाहिए था। हो सकता है क्या, नहीं। आगे बढ़ेंगे, हाउ फूलिशली आई हैव एक्टेड, ये बन सकता है कि हैव का हैड बन गया, और पहले भी मैंने समझाया कि ये जो हाउ लिखा है ये लिखने का एक तरीका होता है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करते, हो सकता है। अगला, आई हैव एक्टेड फूलिशली, ये तो भैया एक असर्टिव सेंटेंस है, इसमें तो आपको कहीं पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख ही नहीं रहा, इसका तो नॉर्मल बन जाएगा ही हैड एक्टेड फूलिशली, ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहां पे हमें सेट करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली रिग्रेट कहां से आ रहा है, हैव आई एक्टेड फूलिशली क्वेश्चन मार्क, फिर तो इंट्रोगेटिव बन गया। यहां दैट क्या कर रहा है, यहां तो इफ या वेदर होना चाहिए, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, 31 पे बढ़े। बीबिया आस्क्ड द डॉक्टर इफ शी कुड गेट द डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग, बीबिया ने डॉक्टर से पूछा क्या मुझे सुबह डिस्चार्ज मिल सकता है। आज लिखा है, लग रहा है इंट्रोगेटिव होगा, इफ लिखा है 100% इंट्रोगेटिव होगा, है ना। आ जाइए, अच्छा शी कुड लिखा हुआ था, शी कुड जरूर जब डायरेक्ट में रहा होगा, शी कुड जब जरूर डायरेक्ट में रहा होगा तो कुड शी रहा होगा, है ना। लिखा है बीबिया आस्क्ड द डॉक्टर इफ शी कुड, कहीं ना कहीं कुड या कैन, सिर्फ कुड क्यों लिखो, कैन भी हो सकता है ना, कैन भी हो सकता है, ठीक है। और आप जब इसे चेंज करोगे तो कैन चेंज होगा और प्रोनाउन अपने अकॉर्डिंग चेंज होगा। आ जाइए, बीबिया आस्क्ड द डॉक्टर कैन आई गेट द डिस्चार्ज इन मॉर्निंग, हो सकता है। बीबिया आस्क्ड द डॉक्टर हाउ कैन आई, देखो अगर यहां हाउ से स्टार्ट होता फिर तो कंजंक्शन हाउ ही बनना चाहिए था, यहां कंजंक्शन इफ लिखा हुआ है, गलत है। बीबिया आस्क्ड द डॉक्टर कुड आई हैव गॉट, यहां तो कुड गेट लिखा हुआ था, हम इसे परफेक्ट टेंस में क्यों चेंज करेंगे, यहां तो मॉडल प्लस बेस फॉर्म है, तो मॉडल प्लस बेस फॉर्म बनेगा, हम मॉडल परफेक्ट क्यों कर रहे हैं, यहां पे हैव कहां से आ गया बीच में, गलत है। इफ आई कैन गेट द डिस्चार्ज, ये सवाल है क्या, सवाल तो नहीं है, इफ से कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है,
बढ़े आगे। बिडिंग फेयरवेल टू मी माई जूनियर्स विश्ड मी अ ब्राइट एंड सक्सेसफुल करियर अहेड। लिखा है कि मुझे फेयरवेल देते हुए मेरे जूनियर्स ने मुझे विश किया, पास्ट है देखना, कि मुझे फेयरवेल देते हुए मेरे जूनियर्स ने मुझे विश किया कि मेरा करियर बहुत सक्सेसफुल हो और बहुत ब्राइट हो। आ जाइए ऑप्शन पे। बिडिंग फेयरवेल टू मी माई जूनियर्स इंक्वायर्ड, भैया इंक्वायर्ड मतलब पास्ट, इंक्वायर्ड मतलब सवाल पूछना होता है, मैंने पढ़ाया था पहले इसमें, है ना। इंक्वायर्ड मतलब सवाल पूछना होता है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि मुझे अलविदा कहते हुए मेरे जूनियर्स ने पूछा कि एक ब्राइट और सक्सेसफुल करियर अहेड, नहीं पूछा नहीं। अगला, बिडिंग फेयरवेल टू मी माई जूनियर्स सेड टू देमसेल्व्स, मुझे फेयरवेल देते हुए जूनियर्स ने अपने आप को कहा कि विश यू अ ब्राइट एंड सक्सेसफुल करियर अहेड, कि सुनो, अपने आप को कह रहा है कि तुम्हारा करियर आगे बहुत अच्छा, मुझे कह रहा है टाटा, मुझे मेरा करियर बहुत अच्छा हो। कोई सेंस है? अगला, बिडिंग फेयरवेल टू मी माई जूनियर सेड टू मी विश यू अ ब्राइट एंड सक्सेसफुल करियर अहेड, हो सकता है, ठीक लग रहा है सब कुछ। डी में, बिडिंग फेयरवेल टू मी माई जूनियर्स विश मी, यहां विश्ड था, ये विश में कैसे बदला? गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसका पीडीएफ अब आपको दो जगहों पे मिलेगा, एक तो ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दूसरा ऐप जो है मेरा, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां जाकर फ्री पीडीएफ सेक्शन में यूट्यूब के मेरे जितने भी मैंने क्लासेस लिए हैं उन सबको मैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपलोड करवा दूंगा। एक दिन का मुझे टाइम देना, कल तक मैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपलोड हो जाएगा। आप वहां से भी ऑर्गेनाइज तरीके से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, विद एनोटेशन भी और विदाउट एनोटेशन भी, जिसका जिसका अवेलेबल है। ठीक है, तो अब टेलीग्राम पे तो पीडीएफ आएगा ही, साथ साथ में आप एप्लीकेशन पे भी पीडीएफ रख सकते हो। बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जिनका पीडीएफ में टेलीग्राम पे नहीं डालता, क्योंकि उसमें कोई वोकैब इंक्लूडेड नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि उसका पीडीएफ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, पर अगर आपको उसके भी चाहिए तो वो आपको ऐप के सेक्शन में मिल जाएगा। ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ये दोनों मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और बहुत हाई डिमांड के बाद मैं एक प्रीवियस ईयर कोर्स ग्रामर का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूं बहुत जल्दी। मैंने कहीं नहीं बोला, मैं पहली बार इस वीडियो में बोल रहा हूं। मैं एक ग्रामर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोर्स लॉन्च करने वाला हूं बहुत जल्दी। ठीक है, बाकी डिटेल्स मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा, उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, जो बहुत जेन्युइन प्राइस होगी, बहुत जेन्युइन प्राइस पे मेंस तक का मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा, पहले बता दे रहा हूं। सेकंड थिंग इस क्वेश्चन के बाद 33, द थीफ आस्क्ड इफ he remembered the place where they had hidden their jewelry। यहां आज लिखा हुआ है, पहला शक हुआ मुझे कि ये इंट्रोगेटिव होना चाहिए, यहां इफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस इफ देख के मैंने एकदम श्योर कर लिया कि इंट्रोगेटिव कंजंक्शन में इफ लगा हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है। लिखा है कि इफ ही रिमेंबर्ड। अच्छा, ये बात आप समझ पा रहे हो कि अगर हमारे सवाल में रिमेंबर्ड लिखा हुआ है तो जरूर ये डिड रिमेंबर बोल सकते हैं इसको, ऐसा तो कर ही सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं मजबूर हो रहा हूं इसको स्प्लिट करने के लिए? क्योंकि जब भी आप यहां इफ लिखते हो, इसका मतलब आपका सवाल यस नो क्वेश्चन है। अगर आपका सवाल यस नो क्वेश्चन है तो जरूर वो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ होगा। यहां तो हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब इसी में हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है? डिड छुपा हुआ है। अच्छा, डिड डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा? या तो डू रहा होगा या तो डज रहा होगा, जिसको हमने चेंज करके डिड बनाया। क्या ये बात समझ पाए? आगे यहां लिखा होता दे हैड हिडन। हैड क्या क्या हो सकता है? या तो हैज रहा होगा, या तो हैव रहा होगा, या तो हैड रहा होगा, या तो वी टू रहा होगा। आइए ऑप्शन नंबर ए, द थीफ आस्क्ड डू यू रिमेंबर। ये हो सकता है कि डू को डिड में बनाया गया होगा, और आगे भी हैव है। आगे द थीफ आस्क्ड कैन यू रिमेंबर। भैया कैन तो कुड बन जाता, गलत है। द थीफ आस्क्ड वेयर डू यू रिमेंबर। वेयर कैसे बनेगा? अगर यहां पे वेयर है फिर तो कंजंक्शन में वेयर होना चाहिए था, है क्या? नहीं। द थीफ आस्क्ड डिड यू रिमेंबर। डिड का हेड प्लस V3 में बदलते हैं, डिड को हेड प्लस V3 में बदलते हैं। ऊपर हेड प्लस V3 था क्या? नहीं था। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमने इस वीडियो में 33 क्वेश्चन किए हैं, 33 बहुत ही बढ़िया सवाल किए, जिसको आप सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलते हो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बोलते हो, एडवांस्ड नरेशन बोलते हो, ये जो भी फैंसी नाम लगाना है लगा लो। क्वेश्चंस तो भैया यही थे जो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को मुश्किल लग सकते थे। मैंने वो सारे क्वेश्चंस को सीरियल वाइज आपको बता दिया है। अब इस वीडियो का क्या रिस्पॉन्स होता है इस पर डिपेंड करता है कि मैं आगे और एडवांस्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगा कि नहीं, डिफरेंट चैप्टर्स के। ये आपके ऊपर है, चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते हो करो। ठीक है, मैं डेस्परेट साउंड कर रहा हूँ, मुझे मतलब ऐसा फील होता है बहुत बार कि जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं, इसलिए थोड़ा एंग्स्ट भी है, थोड़ा डेस्परेशन भी है, थोड़ी नाराजगी भी है। आप देख लो आपको क्या करना है।
अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो अगर पसंद आया तो एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, और 33 में से कितने करेक्ट कर पाए ये जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक्स फॉर योर टाइम।